हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक जो कि है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो सबसे पहले स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है, डिसइंफेक्शन मतलब क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा कि देखो बचपन में अपन ने पढ़ा था कि स्टरलाइज क्या होता है। स्टरलाइज मतलब कि कंप्लीटली माइक्रोब फ्री करना है। माइक्रोब्स के अंदर क्या क्या आता है अपने, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, ये रहा बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, ये सब अपने बैक्टीरियाज होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है ना, वो होता है स्पोर्स। तो ये क्या होता है, स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है, इन सब का कंप्लीट रिमूवल। उसका तो अपन नेक्स्ट टर्म पे आते हैं डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन क्या होता है, तो डिसइंफेक्शन क्या होता है कि ये सिर्फ इन्फेक्शन ना फैले, तो इसलिए इन सब की जो वैल्यू है उसको बस कम किया जाता है, रिड्यूस नंबर किया जाता है इनका। एंड ये स्पोरोसाइडल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, स्पोर्स इससे बिल्कुल भी रिमूव नहीं होते हैं इस कंडीशन में। अब अपन सोचते हैं कि अब अपन जब हाथ धोते हैं तो अपन स्टरलाइज करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। तो अपन दोनों में से कुछ नहीं करते हैं, अपन अलग ही एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होती है, एंटीसेप्टिक्स बेसिकली केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं सेफली, मतलब एक अपन ने देखा ना कि एक केमिकल होता है, साबुन एक केमिकल है जो कि अपन हाथ पे लगा सकते हैं, मतलब अपन लिविंग टिश्यू को उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है उस वहाँ पे अपन क्या करें, इन्फेक्शन ना फैले, ऐसी सिचुएशन बना सके। तो दिस इज नॉन एज एंटीसेप्टिक्स। तो अपन ने सबसे पहले स्टरलाइजेशन टॉपिक के अंदर क्या है, तीनों की डेफिनेशन लिखी, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्टिक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि भाई स्टरलाइजेशन के तरीके क्या है। तो इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन के अंदर देखो दो तरह होते हैं, एक तो फिजिकल मेथड होता है और एक केमिकल मेथड होता है। तो फिजिकल मेथड के अंदर अपने को क्या याद रखना है, फिजिकल मेथड में अपने को याद रखना है कि अपना जितना भी सूरज से जो जो चीज़ें आती है, देखो सूरज से क्या होता है, सूरज से हीट आती है, सूरज से सनलाइट आती है, फिर वो जो सनलाइट होती है वो ओजोन को पार करते हुए आती है ना, ओजोन से फिल्टर होते हुए आती है। तो वही की सनलाइट आती है, हीट आती है, ओजोन को पार करके फिल्टर होते आती है। और ऑब्वियसली अपन ने पढ़ा है कि सूरज से रेडिएशन भी आते हैं। ठीक है, अब हीट के ही दो टाइप्स होते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ये अपन अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें फिजिकल के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल में इंपॉर्टेंट है हीट। और फिर अपन आते हैं केमिकल के अंदर। केमिकल के अंदर जो है ना, केमिकल्स आप अलग अलग जितने भी अपन ने बचपन से केमिकल्स पढ़े हैं हाथ साफ करने का, अपन ने पढ़ा है ना कि अपने जो होता है हैंड वॉश जो होता है उसमें कई बार अल्कोहल होता है, कई बार अल्कोहल फ्री होते हैं, तो मतलब ये भी एक क्लीनिंग का काम करते हैं। तो इसके अंदर अपन याद रख सकते हो, आप हंसो दोस्त, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, हेलोजन, सॉल्ट्स, ठीक है, डाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो इसमें से जो भी 3 4 5 अपने को याद रह जाए तक काफ़ी है, आप हंसो तक याद रख लीजिए, ठीक है। डाइस भी अब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन ने यहाँ पे पढ़ा था फिजिकल मेथड में, अपन ने बोला कि हीट इंपॉर्टेंट है। सनलाइट में अपन लिख सकते हैं कि अपन कई बार जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए अपन क्लोथ्स को बाहर रखते हैं तो उससे जो होता है डिसइंफेक्ट हो जाता है। और ओजोन फिल्ट्रेशन, रेडिएशन में उतना लिखने की जरूरत नहीं, रेडिएशन का मैं भी लिखने की जरूरत है, वो छोटा सा है, मैं बाद में बताता हूँ। तो अभी अपन चालू करते हैं हीट से। तो हीट के अंदर क्या आता है, हीट का पार्ट कौन आता है, हीट का पार्ट में आता है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ठीक है। तो एक तो बिल्कुल ड्राई हीट है, ठीक है, जिसके अंदर जिसमें पानी का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, मतलब कि कुछ भी मॉइस्ट वो नहीं है, कोई भी स्टीम जैसा कुछ नहीं है उसके अंदर। दिस इज कम्प्लीटली ड्राई हीट। अब अपन ड्राई हीट के अंदर अपन क्या करते हैं, अब आप ऐसे समझो कि एक इंसान को अपने को स्टरलाइज करना है तो पता उसको जला दिया, ठीक है। अब स्टरलाइज से मतलब वो पूरा जल के, तो उसमें क्या क्या हुआ, उसकी क्या क्या प्रोसेस आई। तो अब अगर अपन जला रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या होगा, उसमें से हॉट फ्यूम्स निकलेंगी, तो हॉट एयर ओवन पहला हो गया। उसके बाद फिर क्या है, वो जल रहा है तो उसका खून बहने लगेगा, दैट मीन्स वो रेड हो जाएगा, रेड हीट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, उसमें आग लग जाएगी, उसमें प्रॉपर आग, मतलब उस पर आग लगी हुई होगी उसकी बॉडी में, तो फ्लेमिंग होएगी। और उसके बाद वो जल के राख हो जाएगा। तो जल के राख होने की प्रोसेस को अपन इंसर्नेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आते हैं मॉइस्ट हीट पे। मॉइस्ट हीट के अंदर जो होता है ना, मॉइस्ट हीट के अंदर क्या होता है, डिपेंड करता है ना कि आप टेम्परेचर कितना रख रहे हो। तो एक होता है बिलो 100, एक होता है एट 100 और एक होता है अबव 100। तो इसके एग्जाम्पल्स अपने याद रखने की जरूरत है। बिलो 100 के अंदर अपन ने पढ़ा है, सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है पास्चराइजेशन। हालांकि वैक्सीन वॉश भी, वैक्सीन बात भी इसका ही पार्ट होता है, इंस्पिरेशन भी इसी का पार्ट होता है। एट 100 के तरह अपन बचपन से आज तक पढ़ते हैं कि बॉइलिंग जो होती है वो अपन 100 डिग्री पे करते हैं। और क्या करते हैं, बेसिकली अपन दूध को जो होता है ना 10 से 30 मिनट के बीच के अंदर अपन 100 डिग्री पे मतलब 20 से 30 मिनट के बीच के अंदर, तो दैट इज बॉइलिंग। उसके बाद अबव 100 के अंदर क्या होता है, एक मेथड आता है ऑटोक्लेव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, इस पर अलग से भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो इसके अंदर अपने को यही सारा क्लासिफिकेशन लिखना होगा कि हीट का टाइप होता है, मतलब सबसे पहले फिजिकल टाइप का होता है, देन हीट टाइप का होता है, हीट में भी मॉइस्ट हीट टाइप का होता है। और मॉइस्ट हीट के अंदर अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे काम करने वाला जो होता है वो ऑटोक्लेव मेथड होता है।
अब अपन आते हैं इन सारे अपन ने जो छोटा सा अपन ने जो फिजिकल के अंदर पढ़ा था, फिजिकल के अंदर ड्राई हीट के, फिजिकल के अंदर हीट के अंदर ड्राई हीट का जो अपन ने पार्ट पढ़े थे कि एक इंसान को जला रहे हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली अब अपन मुद्दे पे थे कि भाई रेड हीट एक्चुअली क्या कहना चाहती है। रेड हीट एक्चुअली अपने ये कहना चाहती है कि देखिए मेटल हीटेड थ्रू द बंसन बर्नर पे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन किसी भी एक मेटल को पकड़ते हैं, देन उसको अपन बर्नर पे हीट करते हैं जब तक वो पूरा लाल नहीं हो जाता है। जब वो पूरा लाल हो जाता है ना तो अपन मान लेते हैं कि हाँ वो कम्प्लीटली स्टरलाइज हो चुका है। इसको अपन ने देखे हैं एग्जांपल्स कि अपन जो है फॉरसेप्स के फॉरसेप्स का एंड होता है या नीडल्स का जो एंड होता है उसके अंदर अपन रेड हीट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर अपन फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग के अंदर अपन ने देखा कि भाई अपन फ्लेम्स कहाँ यूज़ करते हैं, अपन लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं, अपन स्लाइड्स की फिक्सेशन में काम करते हैं। तो ये किसके लिए कि ग्लास वेयर्स के अंदर काम आता है। तो ग्लास वेयर्स के अंदर ग्लास साइड और स्कैल्पेल्स इन दोनों के अंदर जो होता है अपन फ्लेमिंग पे काम कर सकते हैं। इंसिनरेशन किसका करना होता है, इंसिनरेशन आप सोच के देखो जला के राख किसको करना होता है। ये अपन ने कहाँ पढ़ी थी, ये अपन ने टर्म पढ़ी थी कोरोना के टाइम पे कि लोगों को जलाया जा रहा था क्योंकि वो जो है फर्दर स्प्रेड करवा सकते हैं। तो इसलिए इन्फेक्टिव मटेरियल अगर कुछ है, ठीक है, उसको एशेस के रूप में ला देना। इसके एग्जाम्पल होंगे, इसके एग्जाम्पल है एनिमल केयर केसेस, मतलब बेसिकली एनिमल स्किन की बात चल रही है। तो मैंने देखा ना इंसान, वी आर अ सोशल एनिमल ओनली, तो एनिमल जो होता है ना उसका केयर केसेस उसको काम आता है। बाकी पैथोलॉजिकल मटेरियल कोई भी है तो उसका भी इंसिनरेशन अपन करते हैं, ये बिल्कुल जला के राख करते हैं। उसके बाद अपना लास्ट आता है जो कि अपना सबसे ज़्यादा अपन ने देखा है हॉस्पिटल्स में, दैट इज़ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का क्या पार्ट होता है, ये मोस्ट यूज्ड है, ठीक है। हॉट एयर ओवन के अंदर क्या होता है, अब इसमें टेम्परेचर कितना रखना है, इसका टेम्परेचर रखना है अपने को 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स, ठीक है। मोस्ट यूज्ड है 160 फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये है हॉट एयर के थ्रू इसकी क्लीनिंग करता है। हालांकि अब इसके अंदर अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो 10 डिग्री बढ़ाओ और टाइम आधा कर दो, फिर 10 डिग्री बढ़ाओ फिर टाइम आधा कर दो, तो 170 डिग्री फॉर 1 आवर हीट कर लो या फिर 180 डिग्री फॉर 3 मिनट्स भी हीट कर लो। ये हो गया हॉट एयर ओवन के अंदर अपना ग्लास वेयर्स आ जाते हैं। अब हॉट एयर ओवन के अंदर भी अपन जो है ना ग्लास वेयर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं ग्लासवेयर्स के अंदर अपना सिरिंज आते हैं, पेट्री डिश आती हैं, तो वो सारी, एंड उसके अलावा केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर ऑयली केमिकल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉट एयर ओवन किस किस के अंदर काम आ रहा है। तो देखो एक तो ग्लासवेयर्स के अंदर काम आ रहा है, ठीक है, और एक अपना केमिकल्स, कौन से केमिकल्स, ऑयली केमिकल्स के अंदर काम आ रहा है। और अपना लास्ट कौन सा आता है, लास्ट अपना आता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑब्वियसली हॉस्पिटल में क्या रखा है ताकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कर दे, ऑयल वाली जो सिचुएशन है उसको सही कर दे, और ग्लासवेयर वाली सिचुएशन है, ठीक है, उसको सही कर दे। इसके बाद फिर अपन आते हैं स्टरलाइजेशन कंट्रोल पे। स्टरलाइजेशन का अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, स्टरलाइजेशन कंट्रोल क्या होता है बेसिक, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देता अपन। तो ओवरऑल स्टरलाइजेशन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, पहले इसकी सारी डेफिनेशन पढ़ी, फिर अपन ने फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा। फिजिकल के अंदर अपन ने सारे सन हीट जो अपने आदमी को जलने, सन हीट वाले अपन ने सारे लिखे कि सूरज क्या क्या करता है, तो सनलाइट आती है, हीट आती है, ओजोन आता है। उसके बाद फिर अपन ने केमिकल करा, फिर अपन ने हीट पे अलग से किया, हीट में ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट किया। ड्राई हीट के अंदर इंसान को अपन ने जला दिया, मॉइस्ट हीट के अंदर जो है अपने बेसिक सिंपल 100 डिग्री, अबव 100 डिग्री और बिलो 100 डिग्री। बिलो 100 में अपन ने पास्चराइजेशन देखा, अब एट 100 के अंदर अपन ने बॉइलिंग देखा, अब 100 में अपन ऑटोक्लेव देखा, फिर रेड हीट देखा। फिर अपन ने इन चारों के बारे में, जो रेड हीट था बेसिकली लाल करते हैं किसी मेटल को, तब तक जलाना जब तक वो लाल ना हो जाए, वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग के अंदर क्या होता है, फ्लेम के ऊपर, बंसन बर्नर के ऊपर फ्लेम से निकालना है। इंसिनरेशन क्या होता है कि जो पैथोलॉजिकल मटेरियल होता है उसको एशेस तक के बीच के अंदर ले जाया जाए। और हॉट एयर ओवन के अंदर क्या होता है, हॉट एयर ओवन में बेसिकली अपनी हीट की यूज़ करता है, और 160 कितने पे यूज़ करते हैं, 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स। और अपन ने कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, ऑयली केमिकल्स के अंदर अपन यूज़ करते हैं, एंड लास्ट अपना ग्लासवेयर्स के अंदर अपन यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर अपना आता है मॉइस्ट हीट। तो अपन ने ड्राई हीट कंप्लीट कर लिया, अब अपन आ रहे हैं मॉइस्ट हीट पे। मॉइस्ट हीट मतलब बिलो 100, एट 100 एंड अबव 100। तो ऑब्वियसली ये रहा अपना बिलो हीट में अपन जानते हैं पास्चराइजेशन आता है, एट 100 में अपना बॉइलिंग आता है, अबव 100 के अंदर अब ऑटोक्लेव आता है। इसके अंदर बिलो 100 के अंदर ही अपना जो आता है वैक्सीन बात भी अपना आ जाता है, ठीक है। एट 100 में से बॉइलिंग आता है और अबव 100 के अंदर अपना ऑटोक्लेव मेन होता है। तो यहाँ पे अपन ने पास्चराइजेशन किस लिए करते हैं, ये अब अपन को ऊपर से अपने को जितना याद है ना बचपन का वही लिखना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। पास्चराइजेशन क्या होता है, मिल्क के लिए किया जाता है। मिल्क के करने के बाद क्या करते हैं, नियरली 90% बैक्टीरिया जो होता है उनको मार देता है, ठीक है। और क्या करता है, बैक्टीरियल स्पोर्स को नहीं मारता। ऑब्वियसली जो है अपना मिल्क अगर 100 डिग्री तक पे ही नहीं मरता है स्पोर्स, तो इस पर तो क्या ही मरेंगे लेस देन 100 डिग्री पे। तो इसके अंदर भी 2 टाइम होता है, एक तो अपने होल्डर मेथड होता है जिसके अंदर अपने को क्या है 30 मिनट्स के लिए अपन 63 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं, एंड एक फ्लैश मेथड होता है। फ्लैश मेथड के अंदर क्या होता है 72 डिग्री पे अपन उबालते हैं फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिनट्स की बात चल रही है, यहाँ पे सेकेंड्स की बात चल रही है, ठीक है। फिर अपन आते हैं इंस्पिरेशन पे। इंस्पिरेशन क्या पार्ट है, इसी का पार्ट है। पास्चराइजेशन का ही एक और दूसरा टाइप है इंस्पिरेशन।
ठीक है। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन और टिंडलाइजेशन, ये अपने को दो टर्म्स बहुत सुनने को मिलेंगी। जब भी ये वाली जब आती है ना, तो अपने को 30 मिनट्स फॉर 3 days बोलना होता है। 30 मिनट्स तक अपन हीट करेंगे फॉर 3 consecutive days। तो ये क्या करते हैं इसके अंदर जो अपना हाफ एन आवर डेली फॉर हाँ। तो स्टरलाइज अपन इससे करते क्या? सबसे पहले इंस्पिरेशन के क्या होता है? स्टरलाइज कल्चर मीडिया, ठीक है। और वो कौन सा कल्चर मीडिया कब करेगा? अगर उसके अंदर एग है या स्टार्च है या शुगर है, तो अपन इंस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एग, सीरम, शुगर। वरना जो है ऑटोक्लेव अपन यूज़ करते हैं कल्चर मीडियाज़ के लिए। कल्चर मीडियाज़ के लिए अपन यूजुअली ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, पर अगर उसके अंदर एग है, सीरम है, शुगर है, तो उस कंडीशन में अपन ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, जो मैंने बोला था कि बिलो 100 है, तो 80 to 85 डिग्री टेम्परेचर पर अपन क्या करते हैं, हाफ एन आवर के लिए फॉर 3 consecutive days अपन उसको हीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अपनी वैक्सीन बात भी इसका एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ पर अपन वैक्सीन बात भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पे, ठीक है। बॉइलिंग के अंदर ऑब्वियसली अपन को लगता है कि भाई सब कुछ मार देता है, बट एक्चुअली सब कुछ नहीं मारता। 100 डिग्री पे 10 से 30 मिनट के बीच के अंदर अपन उसको उबालते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होता है स्पोर्स नहीं मरते हैं ऑब्वियसली। स्पोर्स वाली स्पोरोसाइडल अगर कोई बीमारी है तो उसके अंदर बॉइलिंग जो है ना अपने को किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि उसका दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अपन ने इंस्पिरेशन, मैंने बोला था इंस्पिरेशन और टिंडलाइजेशन आपको पढ़ना है। टिंडलाइजेशन क्या होता है? ये 100 डिग्री पे फॉर 30 मिनट्स फॉर 3 days। ये 30 days गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 30, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 30 days फॉर 30 मिनट्स ईच डे, ठीक है। एंड सेकंड बेस्ट होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ले। इसके बाद टिंडलाइजेशन के बाद अपन आते हैं ऑटोक्लेव मेथड पे। ऑटोक्लेव अपना लास्ट आज का है, मतलब 100, ये अपना दोनों जो है ना, ये अपने हो गए एट 100 पे। एट 100 के अंदर टिंडलाइजेशन अपने को मेंशन करना है यहाँ पे, बॉइलिंग एंड टिंडलाइजेशन। उसके बाद अपना लास्ट आता है अबव 100 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव मेथड के अंदर क्या आता है? ऑटोक्लेव मेथड होता है अपना, यहाँ पर आते हैं अपन। ऑटोक्लेव मेथड जो होता है उसके अंदर क्या होता है? स्टरलाइजेशन होता है बाय स्टीम अंडर प्रेशर। ऑब्वियसली अपन इसके अंदर स्टीम यूज़ कर रहे हैं, तो अपना ये कई बार अपना जो क्वेश्चन बनता है कि भाई इसमें भी अपन स्टीम यूज़ कर रहे हैं और हॉट एयर ओवन में भी अपन स्टीम यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? तो वो भी अपन बाद में देखेंगे। पर ऑटोक्लेव के अंदर अपना स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर, इसके अंदर क्या होता है? ये किस किस काम आता है? ऑटोक्लेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि इसका प्रिंसिपल होता है वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अपन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद अपन ने एक ऊपर पढ़ा था कि भाई जो है कल्चर मीडिया के अंदर भी काम आता है। अगर इसके अंदर शुगर, स्टार्च और एग नहीं है, तो सारे बच्चे को कल्चर मीडियाज के अंदर जो है ऑटोक्लेव मेथड इस्तेमाल आता है। उसके बाद फिर ऑटोक्लेव मेथड ही अपन एप्रन्स के लिए भी यूज़ करते हैं। लास्ट अपना होता है रेडिएशन, जो कि मैंने बोला था कि अलग से अपन पढ़ेंगे। हीट के अंदर दो फिजिकल मेथड के अंदर कैटेगरी थी, रेडिएशन, ओजोन, फिल्ट्रेशन, सनलाइट एंड ये हीट। तो ये रेडिएशन है। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन में क्या होता है? अपन गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम कोबाल्ट 16। इसके लिए एक अलग से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गामा रेज एमिट करता है फ्रॉम कोबाल्ट 16। तो ये भी अपना फिजिकल मेथड में आता है। इसके अंदर फिर अपन एक छोटा सा वो MCQ देख लेते हैं कि भाई अगर आयोनिक वायर्स है, अगर वायर्स को अपने को करना है तो अपने को रेड हीट करना पड़ेगा। ग्लास वेयर्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई हॉट एयर ओवन काम आता है, ठीक है। डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड अदर डिस्पोजेबल चीज़ों के अंदर, हाँ, रेडिएशन में किस में काम आता है? डिस्पोजेबल चीज़ों के अंदर काम आता है, इंपॉर्टेंट है। कल्चर मीडिया के अंदर मैंने बता दिया आपको दोनों को। मिल्क के अंदर अपना पास्चराइजेशन होता है। इन्फेक्टिव मटेरियल जो होते हैं उसमें इंसिनरेशन मैंने बताया था, पैथोलॉजिकल सिचुएशन। एप्रन्स, ग्लव्स, कैथेटर, सर्जिकल, इस सब के लिए अपन ऑटोक्लेविंग यूज़ करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि एप्रन्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। So this was all about sterilization. Thank you. Welcome back to my YouTube channel. So today we will start with the second topic. First अपन ने sterilization पढ़ा था, एंड नाउ अपन पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है? ग्राम स्टेनिंग बेसिकली एक कॉमन स्टेनिंग टेक्निक होती है, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन स्टेनिंग क्या होती है अपन ये जानते हैं, ठीक है। स्टेनिंग करते क्यों है वो अपन जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टेनिंग वर्ड पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेनिंग क्यों करते हैं? बैक्टीरिया की स्टडी के लिए जो है ना, बैक्टीरिया पे स्टडी के लिए अपन जो है ना स्टेनिंग करते हैं। ये तो पहली चीज़ हुई। फिर अपन जो है स्टेनिंग, मतलब अपन को बता लिया कि भाई स्टेनिंग करते क्या है। अब पर बैक्टीरिया को स्टेन की ज़रूरत क्या पड़ रही है? तो बेसिकली बैक्टीरिया जो होता है ना, इसके अंदर अपने को एक चीज़ पता नहीं चाहिए। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है।
दूसरी चीज़ इनमें दिक्कत क्या होती है, बेसिकली इनका जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसके अंदर माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अपनी जो नेकेड आई होती है ना, वो कितना देख सकती है, 200 माइक्रोमीटर तक लास्ट वो नेकेड आई देख सकती है, और ये है 2 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अब इसको ये नहीं देख सकते, तो इसके लिए अपन 100x जूम करते हैं, ठीक है, अपने बैक्टीरिया को देखने के लिए। अब अपन देखते हैं कि भाई कॉमन स्टेनिंग टेक्निक्स क्या होती है। तो एक तो अपना देखो सिंपल स्टेनिंग होती है, एक अपनी नेगेटिव स्टेनिंग होती है, एक अपनी इम्प्रेग्नेशन मेथड होता है, और लास्ट अपना होता है डिफरेंशियल मेथड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है स्टेनिंग की, ग्राम स्टेनिंग पे भी अगर क्वेश्चन आता है तो भी ये चीज़ मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने जाना कि भाई स्टेनिंग करते क्यों है, ठीक है। अपन जो है उसके पता लगाने के लिए करते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेनिंग पता लगाने के लिए करते हैं अपन कि बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ। एंड बैक्टीरिया जो है ट्रांसपेरेंट होता है, इस चक्कर के अंदर उसको स्टेन किया जाता है। स्टेन कितने तरह का होता है, सिंपल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, इम्प्रेग्नेशन मेथड और डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है। अब स्टेनिंग डन ड्यू टू स्टडी बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये कैसे हो सकते हैं, देखो दो तरह से अपन स्टेन कर सकते हैं। एक जो है अपन इसको नॉर्मल स्टेन कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन, इसमें क्या होता है, बस एक सलाइन प्रिपरेशन लेते हैं, अनस्टेन्ड हो रहा है ना, स्टेन नहीं हो रहा है। तो एक अपन नॉर्मल सेलाइन सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर जो है ना वेट प्रिपरेशन करते हैं, जिससे अपन स्टेनिंग करते हैं। दूसरा अपन एक्चुअल कोई स्टेनिंग प्रिपरेशंस होती है, मतलब कुछ अपन स्टेन्स लेते हैं जिससे अपन स्टेनिंग करते हैं। तो अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्या दिक्कत आती है कि अपने पास कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, क्योंकि अपना जो बैक्टीरिया है वो भी ट्रांसपेरेंट है, अपन जिसके ऊपर चेक कर रहे हैं अपनी जो स्लाइड है वो भी अपनी ट्रांसपेरेंट है, तो अपने को सिर्फ मूवमेंट दिख पाता है और फ्लैजुलर मूवमेंट दिख पाता है। तो ये अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन की डिसएडवांटेज हो गया, और इन जनरल इसके बारे में हो गया सब कुछ, मूवमेंट बदलते ही इसका एडवांटेज हो गया। फिर अपन आते हैं स्टेन्ड प्रिपरेशन जो है, जिसकी अभी अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा। स्टेन्ड प्रिपरेशन के अंदर क्या होता है, स्टेन्ड प्रिपरेशन में बोला सिंपल, नेगेटिव, इम्प्रेग्नेशन, डिफरेंशियल, ठीक है। तो अपन क्यों, अपन फालतू टाइम क्यों वेस्ट करें, अपन थोड़ा थोड़ा, जैसे सिंपल के अंदर क्या है, सिंपल के अंदर क्या होता है, सेम कलर यूज़ किया जाता है, और सबसे अपना फेवरेट मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक ही कलर से अपन पूरे को स्टेन करते थे, तो बेसिकली कंट्रास्ट इसमें नहीं होता, बट सारी चीज़ें ब्लू 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 दिख जाती है। नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर जो है ना, आप सोच के देखो बिल्कुल ऑपोजिट कर देते हैं काम ही। बैकग्राउंड को स्टेन किया जाता है, बैकग्राउंड को डार्क करना है। अगर अपने को बैकग्राउंड डार्क चाहिए तो कौन सी देशवासियों की बात करोगे, एक तो अपन नीग्रोस की बात करेंगे, ठीक है। तो नीग्रो की स्किन, सॉरी नीग्रो सिन, एक तो ये हो गया, और दूसरा अपना हो गया इंडियन इंक, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए नेगेटिव के बैकग्राउंड स्टेनिंग के, कि विद डार्क बैकग्राउंड को जो है डार्क कर दिया जाता है ताकि अपने को कॉन्ट्रास्ट मिल जाए। ये तो अपने अभी भी जो है बैक्टीरिया अपने अभी भी जो है ट्रांसपेरेंट ही रहे। फिर इम्प्रेग्नेशन मेथड के अंदर कहते हैं जो बहुत छोटे पतले बैक्टीरियाज होते हैं ना, जो वेरी थिन होते हैं, उनके अंदर अपन लेयरिंग करते हैं, लेयर्स के अंदर अपन जो है स्टेनिंग करते हैं, और वो किससे करते हैं, अपन सिल्वर से करते हैं इनको देखने के लिए। तो ये फॉर फ्लैजिला किया जाता है। इससे पहले अपन ने फ्लैजिला कहाँ पढ़ा था, बैक्टीरियल मोटिबिलिटी जो होती है ना फ्लैजिला के थ्रू, अपन ने अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन में देखा था। फिर लास्ट अपना आता है डिफरेंशियल का एग्जांपल है ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट और एल्बर्ट, ठीक है। अब अपन इसमें फोकस करेंगे ग्राम स्टेनिंग पे। ग्राम स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, बेसिकली देखो ये पता लगाया था, ये मतलब दी किसने थी, क्रिश्चियन ग्राम नाम का आदमी था, उसने दिया था, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला है। अब बेसिकली ग्राम स्टेनिंग में अपन करते हैं, तो ग्राम स्टेनिंग के बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला अपना स्टेप क्या होता है, पहला अपना होता है प्राइमरी स्टेन। तो अपन पहले प्राइमरी स्टेनिंग करते हैं, उसके बाद फिर अपन जो है उसके बाद उसमें मॉर्डेंट डालते हैं। मॉर्डेंट के अंदर अपन आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मॉर्डेंट क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद अपना डीकलराइजर डालते हैं, डीकलराइजर के अंदर अपन इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्टेनिंग करते हैं, सेकेंडरी स्टेनिंग जो है सेफिनिन से कर सकते हैं, और नहीं तो कार्बोल फर्शन से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद या तो अपने को इतनी प्रोसेस करने के बाद अपने को पता चल जाता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अब कैसे पता चल रहा है, ये सब करते क्या है, ये स्टेप्स क्या थे, वो अभी अपन जानेंगे। मेथड तो पहला जो है ना, पहले अपन चालू करते हैं प्राइमरी स्टेन से। प्राइमरी स्टेन क्या करता है, अपन क्या करते हैं, अपना जो है ना ओवरऑल जो अपने बैक्टीरिया है उसको अपन स्टेनिंग कर देते हैं ओवरऑल। तो अपन उसमें क्या डालते हैं, अपन उसके अंदर यूज़ करते हैं अपना जेंशन वायलेट यूज़ करते हैं। तो देखो ये अपना जो था ना, अपना अंदर गया जेंशन वायलेट जो है ना, वो अंदर गया, उसने अंदर जाके जितने भी जो अपने वो थे ना, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियाज, उनको इसने स्टेन कर दिया। अब ये सब स्टेन हो गए। इसको स्टेन होने के बाद क्या होगा, फिर अपन ने क्या किया, अपन ने यूज़ किया, अपन ने बोला था सेकंड स्टेप अपना मॉर्डेंट आएगा, ठीक है। मॉर्डेंट आ रहा है, मॉर्डेंट बेसिकली जो होता है ना आयोडीन होता है, वो क्या करता है, वो उसको फिक्स कर देता है ताकि ईजिली छूटे ना। फिर अपना थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप के अंदर अपना क्या आता है, थर्ड स्टेप में अपना आता है क्या बोलते हैं, डीकलराइजर क्या होता है, इथेनॉल। तो बेसिकली वो वॉशिंग करता है, पर वो ढंग से वॉश नहीं कर पाता है अगर जो होता है ना अपनी ईयरली लेयर जो होती है ना, क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, अगर सेल वॉल थिक है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वॉशिंग ढंग से नहीं हो पाती है,
ये अपन लॉजिकल सी चीज़ है। और फिर अपन क्या करते हैं, लास्ट स्टेनिंग करते हैं। लास्ट स्टेन क्या होता है, लास्ट स्टेन अपना जो सेफेनेंस होता है वो एंटर ही नहीं कर पाता है पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से, ठीक है। तो इस चक्कर के अंदर अपना ये तो हुआ, ये तो अपना हुआ अगर सेल वॉल थिक थी। व्हाट इफ सेल वॉल थिन है, तो अपन ने सबसे पहले क्या डाला, जेंशन वायलेट डाला, तो ये स्टेनिंग हो गई। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट क्या डाला, मैंने डाला मॉर्डेंट, तो मॉर्डेंट ने आके इसको क्या है फिक्सेशन भी कर दिया। थर्ड स्टेप मैंने बोला कि भाई अपना डी कलराइजर आ रहा है, डी कलराइजर अभी इजीली घुस गया क्योंकि सेल वॉल तो थिन है, तो उसने आके इसको डी कलराइज कर दिया। फिर जब अपन सेकेंडरी स्टेन के वक्त है तो सेकेंडरी स्टेन अंदर आया और उसने इसको स्टेन कर दिया। तो अब इसके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी स्टेन का कलर जो था वो तो अपना था रेड, और जबकि अपना फर्स्ट इसके अंदर प्राइमरी स्टेन का जो कलर था जो कि इसके अंदर रह गया वो था अपना वायलेट। इसी बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये रहा अपने जेंशन वायलेट जो होता है, पहले प्राइमरी स्टेन होता है, फिर मॉर्डेंट होता है, फिर डीकलराइजेशन का काम होता है, और उसके बाद फिर अपना जो होता है सेकेंडरी स्टेनिंग का काम होता है। ये अपने और सेकेंडरी स्टेनिंग जो होती है फर्स्ट स्किन से अपन करते हैं, फर्स्ट स्किन। इसके बाद फिर अपना नेक्स्ट स्टेप पे आता है कि प्राइमरी स्टेन विद क्रिस्टल वायलेट, प्राइमरी स्टेन विद क्रिस्टल वायलेट अपन ने किया। उसके बाद फिर अपन ने ग्राम आयोडीन डाला, मतलब कि मॉर्डेंट डाला। मॉर्डेंट का तो अपन इसको धो देते हैं, धोने के बाद फिर अपन डीकलराइजर यूज़ करते हैं, डीकलराइजर के बाद फिर से धो देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर काउंटर स्टेन या सेकेंडरी स्टेन, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेन या फिर अपन फर्स्ट स्टेन या फिर सेफेनिन से अपन कर सकते हैं। उसके बाद फिर उस बेसिस पर अपन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पता लगा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्राम स्टेनिंग। थैंक यू। नाउ विल स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ एनीमिया। अब एनीमिया होता क्या है, एनीमिया मतलब होता है अपना हीमोग्लोबिन जो होती है ना उसकी कंसनट्रेशन एक लोअर लिमिट से ज़्यादा नीचे ब्लड के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका सवाल होगा कि भाई लोअर लिमिट कौन सी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जो होती है ना वो जेंडर मतलब सेक्स और अपनी एज पर डिपेंड करती है। तो जैसा करके बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ उसका अगर 15 ग्राम पर डेसीलीटर है तो ये इसकी लोअर लिमिट है। इससे कम के अंदर अगर है तो वो न्यूबॉर्न बेबी जो है एनीमिक है। 12 जो है लड़कियों के लिए है, 13.6 जो है वो लड़कों के लिए, तो नियरली 1.5 ऐसा कुछ डिफरेंस रहेगा। 13.6 अपना अडल्ट मेल के लिए रहेगा, 12 जो है अपना फीमेल अडल्ट के लिए रहेगा, एंड 15 जो है वो अपना न्यूबॉर्न के लिए रहेगा। उसके बाद फिर इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं, नहीं उसके बाद एक सेकंड, तो अपन ने सबसे पहले तो जाना लोअर लिमिट क्या है। उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई हीमोग्लोबिन का जो कंसनट्रेशन है ना वो ब्लड के अंदर बिलो चले जाता है। तो पहला सवाल आता है कि भाई बिलो जा कैसे रहा है, तो उसके बारे में हम ये जानेंगे कि बनता कैसे है। तो अपन ने जानते हैं कि भाई आरबीसी कहाँ बनता है, आरबीसी अपना बनता है इसके अंदर बोन मैरो के अंदर, ठीक है। फिर बोन मैरो से वो सिंथेसाइज होकर अपनी ब्लड वेसल के अंदर चले जाता है। तो जो अपना ये वाली जो चीज़ है ये है, एक सेकेंड, ये जो अपना पूरा है ये है अपना बोन मैरो, और ये जो है अपनी है ब्लड वेसल। अब इसमें क्या होता है, अपने बोन मैरो के अंदर एक चीज़ हमेशा अवेलेबल होती है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। हीमोपोएटिक स्टेम सेल क्या होती है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल जो होती है ना वो अपनी चेंज होती है, यही आरबीसी बनाती है, यही डब्ल्यूबीसी बनाती है, यही प्लेटलेट्स बनाती है। ये हर चीज़ के लिए बोन मैरो के अंदर जितनी भी चीज़ों की सिंथेसिस हो रही है उसके लिए जिम्मेदार हीमोपोएटिक स्टेम सेल होती है। हीमोपोएटिक स्टेम सेल क्या होती है, पहले माइलोब्लास्ट में चेंज होती है, माइलोब्लास्ट प्रो नॉर्मोब्लास्ट में, प्रो नॉर्मोब्लास्ट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर लास्ट जस्ट लास्ट स्टेज अपनी रेटिकुलोसाइट्स होती है। रेटिकुलोसाइट्स जो होती है वो फिर आरबीसी में चेंज होती है और आरबीसी में चेंज होकर अपने ब्लड वेसल में चली जाती हैं। तो अब इसी के अंदर अपन ये चीज़ देखेंगे कि भाई जो रेटिकुलोसाइट होती है ना ये भी 102% चली जाती है। 102% कब जाती है, जैसे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होते जा रहा है उतना ज़्यादा जो है अपना रेटिकुलोसाइट जो है ना वो अपने इसके अंदर जाता रहता है। तो अगर इसका इंक्रीज प्रोडक्शन रहेगा तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, मतलब अगर मान लीजिए रेटिकुलोसाइट जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ रहा है तो इसका मतलब डिफेक्ट इसके अंदर आ रहा है, बोन मैरो का डिफेक्ट है ये, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे तो ये तो अपन ने आरबीसी की सिंथेसिस देखी। सिंथेसिस अपन जान लेने के बाद अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सिंथेसिस जान लेने के बाद कि भाई अपन ने बोला था कि भाई ब्लड के जो है ना वो कम हो रहा है, ब्लड के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन कम हो रही है। तो कम कैसे हो रही है, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक जो होगा ना कि भाई अपना जो बोन मैरो है ना वो डिक्रीज प्रोडक्शन कर रहा हो, वो बना ही नहीं रहा है ढंग से हीमोग्लोबिन, तो इस चक्कर के अंदर इशू आ रहा है। नहीं तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे आ तो रहा है पर ब्लड वेसल जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, ये दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डिक्रीज प्रोडक्शन होगा, एक अपना इंक्रीज डिस्ट्रक्शन होगा। ये अपन ने सिंथेसिस के अंदर लिखा। अब इसके अंदर जो आता ना तो इसीलिए अपन ने इसको क्यों जाना, इसको अपन इसलिए जाना अगर मान लो कोई आपके पास पेशेंट है जिसको बहुत फटीग हो रहा है और सब काफ़ी सारे जो है तो अपन उसका सबसे पहले तो सीबीसी करवाते हैं। अपना फर्स्ट टेस्ट तो सीबीसी रहता है। सीबीसी करवाने के बाद अपन क्या करते हैं,
जैसे अगर मान लीजिए सीबीसी अपना आ गया, सीबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कम आ गया, अगर हीमोग्लोबिन कम आ गया तो अपन नेक्स्ट टेस्ट कौन सा करवाते हैं, रेटिक का टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो रेटिकुलोसाइट्स का अपन चेक कराते हैं। अब रेटिकुलोसाइट्स अगर मान लो ये जो है रेटिकुलोसाइट जो है ना, मतलब अपन ने बोला 1% रेटिकुलोसाइट तो रहता है, तो अगर 1% से भी कम रेटिकुलोसाइट रह रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है ना अपना बोन मैरो रिलेटेड कोई तो डिफेक्ट है। और अगर रेटिकुलोसाइट जो है ना अपना मोर हो रहा है, अगर मान लीजिए कि रेटिकुलोसाइट में ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसका मतलब हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब कि इंक्रीज ब्लड प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर अपन ने देखा था कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, अगर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके अंदर अगर रेटिकुलोसाइट ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो कौन सा रिलेटेड है, अपने हीमोलाइटिक है, मतलब कि डिस्ट्रक्शन की वजह से वो हुआ है। और अगर वो 1% से कम है तो इसका मतलब कि बोन मैरो में कोई दिक्कत है इस वजह से। तो अपन इस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा एनीमिया है। तो अभी अपन ने क्या जाना, अपन ने पहले एनीमिया की डेफिनेशन देखी, हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन बिलो और लोअर लिमिट, ठीक है, वो कम हो जाता है। तो अब फिर अपन ने जाना कि वो कम क्या होता है, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो अपना क्या बोलते हैं, एक तो अपना जो है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दूसरा अपना जो है डिक्रीज प्रोडक्शन हो रहा है। डिक्रीज प्रोडक्शन जो है वो बोन मैरो की जैसे होगा, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन जो है वो अपना ब्लड वेसल के अंदर होगा। इंक्रीज ब्लड डिस्ट्रक्शन को ही अपन हीमोलाइटिक, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लाइटजन हो रहा है तो इसलिए हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ अपन जानेंगे कि भाई जो होता है ना अपना इसका, फिर अपन ने क्लासिफिकेशन पे आता है। तो क्लासिफिकेशन के तो 2 तरीके रहते हैं। एक अपना होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक अपना जो होता है वो होता है पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब अपने को मॉर्फोलॉजी में कुछ अंतर आ रहा होगा आरबीसी के, तभी तो अपन कह रहे हैं एनीमिया की मॉर्फोलॉजिकल। तो अब अपन जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। तो आरबीसी की मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि आरबीसी अपन जानते हैं कि भाई अगर अपन ऊपर से देखें ना तो सर्कुलर दिखती है, पर अगर अपन उसको साइड से देखें ना तो वो बायकॉन्केव शेप की होती है। तो सबसे पहले तो अपन ने शेप जाना, शेप के बाद फिर अपन जो जानते हैं साइज़ क्या होता है। तो साइज़ अपना 7.5 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर के अंदर, इंपॉर्टेंट थी ये चीज़। उसके बाद फिर अपना आता है कलर, कलर के अंदर जो है ना, कलर पे बाद में आता है, पहले साइज़ अपन कंप्लीट करते हैं। साइज़ 7.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, ठीक है। तो अब अपन जो है ना सबसे पहले 7.5 माइक्रोमीटर अपन ने नाप कैसे पा रहे हैं, मतलब अपन क्या चेक कैसे करेंगे 7.5 है कि नहीं है। तो अपना क्या होता है, जो स्मॉल मैच्योर लिम्फोसाइट्स होता है उनका शेप हमेशा फिक्स होता है, और उनका शेप उनका साइज़ हमेशा फिक्स होता है, और उनका साइज़ कितना 7.5 माइक्रोमीटर। तो अपन लिम्फोसाइट्स के कंपेरिजन में आरबीसी को देखते हैं, अगर वो सेम साइज़ का है इसका मतलब कि वो सही है, अगर उससे लिम्फोसाइट से बड़ा हो रहा है इसका मतलब कि थोड़ा बड़ा हो गया, तो और अगर छोटा है तो फिर अगेन छोटा हो गया। तो अब इनका अपन बड़ा छोटा तो बोलेंगे नहीं एग्जाम के अंदर। तो साइज़ पे अपन यही आता है, साइज़ पे आ रहा है तो अपन ने सबसे पहले शेप जाना, साइज के शेप के अंदर अपन ने ऊपर से सर्कुलर, साइड से बाइकॉन के। फिर अपन ने साइज़ जाना, साइज़ में 7.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, चेक कैसे किया, लिम्फोसाइट के कंपेरिजन में रख के देखा। उसके बाद फिर अपन जो है ना साइज़ का ही अपन फर्दर क्लासिफिकेशन देखें ना, तो अगर नॉर्मल साइज़ है तो नॉर्मोसाइटिक हो गया, बड़ा साइज़ है तो मैक्रोसाइटिक हो गया, छोटा साइज़ है तो माइक्रोसाइटिक हो गया, बेसिक सी चीज़ है। अब अपन इसी से नेक्स्ट चीज़ में आता है, अपन ने शेप जान लिया, साइज जान लिया, फिर अपन कलर पे आते हैं। कलर के अंदर क्या होता है बेसिकली, जो अपना जो होता है ना साइड से, तो वो हमेशा मतलब पेरिफेरी के अंदर जो होता है ना वो तो अपना हीमोग्लोबिन होता है, और अंदर जो होता है ना मतलब कुछ कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। उस कलरलेस को अपन कहते हैं पेलार। ठीक है, तो पेलार जो होता है ना, पेलार अपना रहता है पेलार अपना रहता है इसके अंदर अंदर वाली साइड, और अपने साइड वाली साइड जो होती है वो कलर्ड होती है, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एट पेरिफ्री। तो अब इसी के बेसिस पे अपन देखेंगे, ये जो है ना ये 2/3 होना चाहिए, ये वाली जो साइज़ है ये 2/3 होना चाहिए। तो अगर ये 2/3 है, पेरिफेरी 2/3 जो है ना, तो आपने नॉर्मोक्रोमिक कंडीशन है, मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन है कि भाई पेरिफेरी 2/3 जो है वो कलर्ड है। पर अगर पेरिफेरी 2/3 जो है ना वो कलर्ड नहीं है, उससे वो छोटा होते जा रहा है, वो स्पेस कम होती जा रही है, तो अपन उसको कहेंगे हाइपोक्रोमिक। तो अपन ने आरबीसी को शेप, साइज और कलर के बेसिस पे देखा। शेप अपन ने बाइकॉनकेव देखा, फिर साइज के अंदर अपन ने 7.5 माइक्रोमीटर डायमीटर देखा, और कलर के अंदर अपन ने देखा कि भाई पेरिफेरी 2/3 जो है वो कलर्ड होनी चाहिए, अंदर वाला जो है पेलार होना चाहिए। इसी के बेसिस पे अब इसका पहला क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे ही बनता है, साइज के बेसिस पे, कि जो है ना अपन ने क्या किया, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। तो इसी में से देखते हैं, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। अब ये क्या, ये अकेला रह गया मैक्रोसाइटिक, तो मैक्रोसाइटिक जो है ना ये फिर से शुरुआत पे आ जाता है, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। तो यही इसका क्लासिफिकेशन था मॉर्फोलॉजिकली, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। ये हो गया। इसके बाद फिर अगर अपन आते हैं तो अपन ने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो अपना खत्म हो गया, अपन अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं।
फिर अपन जानते हैं और कौन कौन से शेप्स हो सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट अपन क्या होता है, अपन एनीमिया को पहचानने के लिए अपने को शेप ऑफ द वो भी देखना चाहिए। शेप ऑफ द अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देख लिया नंबर, अपन ने शेप वाली, अपन ने साइज़ वाला देख लिया कि भाई साइज़ के अंदर अंतर नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक। अपन ने कलर वाला देख लिया कि क्रोमिक वाली जो आएंगी नॉर्मोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है, अब अपना शेप भी तो रह रहा है। तो शेप के बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन होता है। शेप के बेसिस पे क्या रहता है कि देखो इसका कौन कौन सा शेप हो सकता है। ये दिख रहा है अपने को टारगेट जैसा दिख रही है वाली चीज़ कि भाई तो टारगेट बना हुआ है, राइट, कि बीच के अंदर एक डॉट है बाकी साइड में। तो टारगेट सेल्स टाइप के अंदर क्या होता है, थैलीसीमिया रहता है। उसके बाद अगर मतलब कि इस टाइप का दिखेगा। पर बाइट सेल में क्या होगा कि भाई एक पिज़्ज़ा है जिसको कोई खा गया है, तो खा गया तो कमी हो गई है, तो G6PD डेफिशिएंसी का एग्जाम्पल है। फिर सिकल सेल के अंदर अपन को चांद दिख ही रहा है, सिक लोग होते हैं, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद फिर अपना आता है कि ये आंसू की बूंद जैसा दिख रहा है, इसको अपन टीयर ड्रॉप कहते हैं। तो ये माइलोफाइब्रोसिस की सिचुएशन में होता है। उसके बाद स्पर सेल होता है, बर सेल होता है। स्पर सेल और बर सेल जो होता है ना, वो बिल्कुल देखो स्पर सेल शार्प एस, ठीक है, तो ये शार्प निकले हुए हैं इसके अंदर से। बर सेल के अंदर जो है थोड़ा ब्लंट सा रहता है। तो शार्प के अंदर ए बेटा लिपोप्रोटीनीमिया, ठीक है, और बर सेल के अंदर अपना रहेगा यूरेमिया। उसका रोलैक्स फॉर्मेशन और आरबीसी अग्लूटेशन, इनके अंदर रोलैक्स फॉर्मेशन ये देखो बहुत सारे आ रहे हैं। तो मल्टीपल माइलोमा यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, तो अगेन मल्टीपल माइलोमा इसके एग्जाम्पल है। तो शेप के बेसिस पे भी अपन जो है एनीमिया का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि अपन शेप के को देख के उसका तादा है। अगर वो टारगेट सेल टाइप का है तो T थैलेसीमिया, बाइट हो गई है तो डेफिशिएंसी हो गई तो G6PD डेफिशिएंसी, सिकल सेल से सिकल सेल एनीमिया, टीयर ड्रॉप से अपना माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है। स्पर और सेल और बर सेल के अंदर जो है, स्पर सेल के अंदर ए बेटा लिपोप्रोटीनीमिया और अपना बर सेल के अंदर यूरेमिया, ठीक है। और फिर अपन ने देखा कि जब ज़्यादा आ जाती है जैसे रोलेक्स फॉर्मेशन आरबीसी एग्लूटेशन, तो इसका मतलब मल्टीपल माइलोमा की सिचुएशन है। इसके बाद अपन ने शेप देख लिया, अपन ने 3 बेसिस पे, अपन ने मॉर्फोलॉजिकली भी अपन ने और ज़्यादा डिफाइन कर दिया कि किस किस तरह से अपन पता लगा सकते हैं। उसके बाद फिर अपन आरबीसी के अगले क्लासिफिकेशन पर आते हैं। अगला क्लासिफिकेशन अपना आ जाता है कि अपन ने क्या देखा था कि एनीमिया किस किस सिचुएशन में हो सकता है। एक तो ब्लड लॉस की सिचुएशन में हो सकता है, ये अपन ने डिस्कस नहीं किया था, पर मतलब अगर ऑब्वियसली खून ज़्यादा बह गया तो अपना हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। तो एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है कि अगर हमेशा ब्लीडिंग होती रहती है तो क्रॉनिक है, तो उस वजह से हो सकता है, या फिर अचानक से एक्सीडेंट हो गया तो उसके अंदर हो सकता है। फिर अपन ने जाना कि भाई अगर इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, जो कि ब्लड वेसल के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसको हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। तो अपन हीमोलाइटिक एनीमिया को पहले डिस्कस करते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन होता है इन द ब्लड वेसल, ठीक है। ये भी नॉर्मल सी चीज़ है कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा ब्लड वेसल के अंदर तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अपना ब्लड के अंदर जो है कम हो रहा है, अपना क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से अपना जो है हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। अब ये किस किस तरह से हो सकता है, अपन ऑब्वियसली सोचते हैं कि भाई अगर अपना इंक्रीज डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो या तो जेनेटिकल चीज़ होगी, मतलब हेरिडिटरी की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, और या फिर अक्वायर्ड की सिचुएशन हो सकती है कि या तो अपन ने कहीं बाहर से ले लिया हो, ठीक है, तो वो हो सकता है, और नहीं तो अपना जेनेटिक हो। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, हेरिडिटरी का एग्जांपल है थैलेसीमिया और G6PD डेफिशिएंसी। अक्वायर्ड का एग्जांपल है आईहा, ठीक है। तो कोई महान आदमी ही होगा जो इसको अक्वायर करेगा, ठीक है। हेरिडिटरी तो ठीक है, वो तो चलते आ रहा है, तो अपन फेमस वाले ने 2 नाम फेंक के मार दिए, थैलेसीमिया और G6PD डेफिशिएंसी। अक्वायर्ड के अंदर अपन ने महा और आईहा अपन ने वो कर दिया, ठीक है, तो ये अपना हो गया। इसके बाद अपना हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर तक हो गया। इसके बाद फिर अपना आता है, अब मैंने बोला था ब्लड लॉस वाला अपन बात कर चुके हैं जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक हो रहा है, और अपन ने इंक्रीज डिस्ट्रक्शन के अंदर भी बात कर चुके हैं जिसके अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है। इसके बाद फिर अपना आता है डिक्रीज प्रोडक्शन के अंदर। डिक्रीज प्रोडक्शन के अंदर आप देखो क्या क्या कमी हो सकती है। अब अपन जो है ना, अपना कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, देखो सेल ये यहाँ से चलते हुए नीचे तक आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कमी हो सकती है, या तो देखो अब न्यूक्लियर डिफेक्ट हो सकता है, या साइटोप्लाज्म, तो एक सेकेंड देखो इसके बेसिस पे, या तो अपना क्या होता है साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट हो सकता है, या न्यूक्लियर डिफेक्ट हो सकता है, और नहीं तो जो मेन अपनी स्टेम सेल थी ना, जो सबसे ऊपर अपनी स्टेम सेल थी जो कि माइलोब्लास्ट बना रही थी, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, सॉरी प्रो नॉर्मोब्लास्ट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट ये कर रही थी, ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल ही क्या पता प्रेजेंट ना हो, तो उस सिचुएशन को अपन कह सकते हैं कि हीमोपोएटिक अगर स्टेम सेल ही प्रेजेंट नहीं थी तो स्टेम सेल प्रोलिफरेशन डिफेक्ट इसको कहते हैं कि भाई स्टेम सेल जो है ना वो प्रोलिफरेट कर ही नहीं पाई क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं थी, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे अपना कॉज होता है ए प्लास्टिक एनीमिया। तो अब ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, प्लास्टिक सिचुएशन होगी ना, मतलब कुछ बदल ही नहीं पा रहा, कुछ बढ़ ही नहीं पा रहा आगे,
जैसा है वैसा कहीं रहेगा। अब इसमें क्या होता है, अब ए प्लास्टिक एनीमिया से अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ आ सकती है कि भाई ये जो है ये तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ बना रहा था, तो हाँ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो है तीनों ही अब नहीं बन पाएंगे। फिर अपन ने देखा, फिर अपन देख रहे हैं न्यूक्लियर डिफेक्ट। न्यूक्लियर डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर डिफेक्ट के अंदर अपना आ जाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अपना जो आता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है अगर न्यूक्लियर डिफेक्ट होता है, ठीक है, LMN, ठीक है, ऐसे याद रखना, MN वाले एक साथ रहेंगे। स्टेम सेल के अंदर जो अपने स्टेम सेल के अंदर अपना ए प्लास्टिक एनीमिया रहेगा। उसके बाद फिर साइटोप्लास्टिक डिफेक्ट के अंदर दो तरीके हो सकते हैं। जैसे साइटोप्लाज्मा में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो एक तो अपना हीम डिफेक्ट हो सकता है और एक अपना ग्लोबिन डिफेक्ट हो सकता है। और डिफेक्ट नहीं, डेफिसिट कहेंगे, ठीक है। तो अगर हीम डिफेक्ट है तो हीम किसको बाइंड करता है, अपन ने देखा था कि भाई ये कलर्ड पिगमेंट होता है और ये आयरन को बांधता है। तो आयरन और सिडेरोब्लास्टिक को ये इंक्लूड करेगा। आयरन डेफिशिएंसी और सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया इसका पार्ट है। फिर ग्लोबिन डिफेक्ट है। ग्लोबिन डिफेक्ट के अंदर जो है ना अपना थैलेसीमिया आएगा, कि ग्लोबिन जो होता है ना वो थैलेसीमिया कॉज करता है। तो अपन ने ओवरऑल इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। इसके बाद फिर ये एक छोटा सा वो है, ये हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटाते थे, यहाँ पे आते हैं। तो अब अपन ने जो है ना, अब अपन इनको कंबाइन कर रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली, अपन ने एक पढ़े, ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, जिसमें अपन नॉर्मोब्लास्टी अपन ने सारे पढ़े थे, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, ये सारे अपन ने पढ़े थे। और इनके बेसिस पे अब अपन जो है ना इनको वो करेंगे, अपन बाकी सारी कोई जितनी भी एनीमिया है उनको भी अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये कितने, और एनीमिया कितने टाइप की होती है, 20 से ज़्यादा टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे माइक्रोसाइटिक के अंदर अपन देखेंगे तो इसका एक वो बना हुआ है कि सीता शेप MCLH, ठीक है, सीता शेप LHMC। तो जैसे सीता के अंदर कौन सा अपने आएंगे, जो शुरुआत में अपने पढ़े, सिडेरोब्लास्टिक थैलेसीमिया। अब इससे आपको एक और चीज़ ऐड करनी चाहिए भाई, सिडेरोब्लास्टिक और थैलेसीमिया किसका पार्ट थे, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया अपने इसके पार्ट थे हीम डेफिसिट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी वाले के। उसके बाद फिर अपना आता है आयरन डेफिशिएंसी हो गया, सिडेरोब्लास्टिक हो गया। फिर अपना आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कौन सा डिफेक्ट अपन ने पढ़ा, जिसके अंदर ग्लोबिन डिफेक्ट, ठीक है, ग्लोबिन डिफेक्ट के अंदर अपना ये आ जाएगा, ये देखो, ग्लोबिन डेफिसिट के अंदर अपना थैलेसीमिया आएगा। उसके बाद फिर अपना आता है, उसके बाद अपना बनता है नॉर्मोसाइटिक के अंदर अपन आ जाते हैं। नॉर्मोसाइटिक के अंदर क्या होगा, इसके अंदर शेप SHAPE, ठीक है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है अपना नॉर्मोसाइटिक रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या जो होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और अब दूसरा जो मैं याद रखना चाहूँगा, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ये अपने याद सकते हैं। और बाकी हेरिडेटरी भी अपन वाले को भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर मेनली सिकल सेल एनीमिया और ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया का अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो ये लास्ट वाला आता है, लास्ट वाले के अंदर क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अपने को बताओ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया किसका एग्जांपल है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अपना किसका एग्जांपल है, मिडिल वाले का। अब मिडिल वाले क्या है, न्यूक्लियर डिफेक्ट का एग्जांपल है। उसके अलावा SA की बात करें, सिकल सेल एनीमिया और ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, तो इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया अपना अगेन किसका एग्जाम्पल है, अपने को देखना पड़ेगा, हालांकि इसके अंदर वो मैंशन नहीं है, ठीक है। तो सिकल सेल, तो देन आप सिकल सेल को सिर्फ इसी के अंदर याद रखें कि नॉर्मोसाइटिक के अंदर सिकल सेल एनीमिया और ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, ये अपने दो आते हैं। सो हियर वी कंप्लीट द वीडियो ऑफ द टॉपिक एनीमिया क्लासिफिकेशन। इसके अंदर और भी मतलब वो 20 एनीमियाज को भी फर्दर पढ़ाया गया है, बट एग्जाम के अंदर बेयर मिनिमम अब इतना फॉर नाउ लिख सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्ड वीडियो अपन देखेंगे। फर्स्ट वीडियो अपन ने स्टरलाइजेशन की देखी थी, सेकंड वीडियो अपन ने क्या बोलते हैं स्टेनिंग की देखी थी, एंड उसके बाद अपन थर्ड वीडियो पर आ रहे हैं एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। अपन ने हर वीडियो का एक पैटर्न रखा है कि सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं, फिर वो डेफिनेशन क्यों है, किस लिए है, वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो अपन वो भी यहाँ से भी ऐसे ही चालू करेंगे। तो बेसिकली एक्सोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन और टॉक्सिन होते क्या हैं, बेसिकली टॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं ना, एक बैक्टीरिया जो होता है ना वो कुछ तो चीज़ें रिलीज़ करता है, टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, ठीक है। और वो किसके लिए होता है, ताकि बीमारी को फैलाया जा सके, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन, अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एक्सो और एंडोटॉक्सिन। अब ये किस बेसिस पे हो सकते हैं, ये देखो, एक्सोटॉक्सिन क्या होता है, एक्सोटॉक्सिन बेसिकली अपना बैक्टीरिया है, इसके अंदर से प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स बेसिकली टॉक्सिन्स की बात चल रही है, ये यहाँ से जो है ना ये निकल जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये अपना कंट्रोल्ड है, इसने सोच समझ के इस एक्टिविटी को पूरा किया है। एंडोटॉक्सिन के अंदर बेसिकली क्या हो जाता है कि जब सेल्स, ये प्रोटीन्स होते हैं ना ऑलरेडी ये अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली टॉक्सिन्स अंदर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के, और जब ये बैक्टीरिया लाइसिस में जाता है
तो उस कंडीशन के अंदर जो है ये अपना हर जगह से ये निकल जाता है। सो दिस इज़ द वे, ठीक है। तो टॉक्सिन्स जो होते हैं ना, ये क्या होता है बेसिकली टॉक्सिन्स किससे होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज जो होते हैं ना वो इनको क्रिएट करते हैं ताकि अपने बीमारी को फैलाई जा सके, ठीक है। अब अपन इसके अंदर जो है ना सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होता है कि भाई सिंथेसाइज एंड सिक्रीटेड आउट ऑफ बैक्टीरिया। अभी अपन ने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है और सिक्रीट आउट हो रहे हैं। तो ये सब जो सोच समझ के किया जा रहा है। इसके अंदर कौन कौन होता है, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। हालांकि इसके अंदर जो होता है ग्राम पॉजिटिव वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अपन चालू करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ के अंदर अपना क्या आता है, एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन क्या होता है, ये कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल होता है, ठीक है। ये सेल वॉल का ही कंपोनेंट होता है और ये कब होता है, ये निकलते कब है, जबकि अपना बैक्टीरिया जो है लाइसिस से गो थ्रू करे, मतलब जब वो फट जाए, जब उसके लाइसिस हो जाए, उस टाइम पे जो है एंडोटॉक्सिन जो होता है रिलीज होते हैं। अब अपन बेसिक से इनके बीच के अंदर एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन के बीच में अपन डिफरेंस देखेंगे, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन के अंदर मैंने बोला कि भाई सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड आउट ऑफ बैक्टीरिया। एंडोटॉक्सिन के अंदर क्या हो रहा है, कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है। और निकलते कब है, निकलते तब है जब बैक्टीरिया जो होता है डेड हो जाता है। और ये कब होता है, ये निकलते तब है जब बैक्टीरिया लिविंग होता है। ये सोच समझ कर रहा है, लिविंग कंडीशन के अंदर ये किया जा रहा है। और ये तो आदमी मर गया तो इसके अंदर से मतलब बैक्टीरिया मर गया तो उसके अंदर से सारे टॉक्सिन्स निकल गए, नॉर्मल सी चीज़ है। अब अपना आता है पॉलीपेप्टाइड। अब ये इनका नेचर क्या होता है, जैसे एक्सोटॉक्सिन का एक नेचर है और एंडोटॉक्सिन का एक नेचर है। क्योंकि ये सेल वॉल का पार्ट, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो लिपोपॉलीसेकेराइड इन नेचर होती है। और ये जो है ना, ये क्योंकि अपना जो है काइंड ऑफ अपना प्रोटीन का टाइप है, तो ये अपना पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है। तो एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होते हैं। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं तो वो लिपोपॉलीसेकेराइड इन नेचर होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं। अब इसके अंदर सारी चीज़ें जो है ना, ये अपने आगे जैसे अपनी सेना कंट्रीज़ होती है, सेना कंट्रीज़ जो होती है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सेना कंट्रीज़ होती हैं। तो वैसे ये जो होता है ना, ये सेपा होता है, SEPA रादर देन NA, SEPA। न्यूजीलैंड को बाहर कर दिया, पाकिस्तान को अंदर लिया है, ठीक है। तो अब अपना आता है कि क्या क्या, तो एक तो हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, S, फिर हाईली एंजाइमेटिक, ठीक है, फिर पाकिस्तान हाईली पोटेंट और हाईली एंटीजेनिक। तो ये जो होता है ना, हाईली एंटीजेनिक होता है, हाईली एंजाइमेटिक होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली पोटेंट होता है। उसके बाद जो होता है ये सब लेस होता है एंडोटॉक्सिन के अंदर, क्योंकि मर जाने के बाद ये कितना ही कर लेगा, पर ये तो काफ़ी कुछ कर सकता है। पर मर जाने के बाद जिसको जो है ना आग का डर नहीं है, अपन जला देते हैं ना लोगों को तो उनको दर्द थोड़ी हो रहा होता है, तो क्योंकि वो होता है हीट स्टेबल होते हैं, ठीक है। जबकि जो होता है एक्सोटॉक्सिन जो कि एक जिंदा है, जिंदा के अंदर जो होता है ना अपना हीट लेवल होता है, बेसिकली हीट से इसको डर लगता है, हीट से जल के राख हो जाता है। ये अपन ने देखा था भाई टॉक्सिन्स किससे क्रिएट होते हैं, टॉक्सिन पैथोजेनिक बैक्टीरिया से क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं मोस्टली ग्राम पॉजिटिव एंड कभी एंड ऑल्सो ग्राम नेगेटिव, पर ये सारे ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अपना बहुत फेमस है स्ट्रेफाइलो ऑरियस, ठीक है। ये औरो जैसा है, ठीक है, एक्सो मतलब ये जिंदा रह के लोगों को बिगाड़ रहे, ऑरियस है, ठीक है। और इसका जो अपन ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इकोलाई, ठीक है। तो ये अपना हो गया। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपन क्या लिखोगे, एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन। तो पहले लिखोगे टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है, बेसिकली प्रोटीनिशियस चीज़ें होती हैं जो कि अपने बैक्टीरिया के या तो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होती हैं, या फिर क्या होती हैं, या फिर जो होती हैं मतलब सिंथेसाइज होती हैं अंदर सेल के अंदर, और फिर वो बाहर आती हैं और वो पैथोजेनेसिस किसी ना किसी चीज़ की कॉज करती हैं। अब ये कितने तरीके से थे, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन तरीके हो सकते हैं। एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव होते हैं, एंडोटॉक्सिन जो होता है सिर्फ ग्राम नेगेटिव होते हैं। उसके बाद फिर अपन ने इनके क्लासिफिकेशन में देखा कि भाई ये सिंथेसाइज एंड ये जो एक्सोटॉक्सिन होता है ये अपने सेल के अंदर से सिंथेसाइज होता है और सीक्रेट होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये तब होता है जब लाइसिस हो जाती है, तो ये बेसिकली डेड में से निकलता है, ये जो होता है अपना लिविंग में से निकलता है। ये सेपा के अंदर हाईली होता है, तो सेपा के अंदर क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली एंजाइमेटिक होता है, हाईली पोटेंट होता है एंड हाईली एंटीजेनिक होता है। पर ये जो होता है हीट लेवाइल होता है, जबकि इसके अंदर सारा लेस चलता है। इसका जो नेचर होता है वो पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है, इसका जो नेचर होता है वो लिपोपॉलीसेकेराइड इन नेचर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सोटॉक्सिन्स वर्सेस एंडोटॉक्सिन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब अपन चालू करेंगे बैक्टीरिया ग्रोथ के जो अपने बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व अपन चालू करेंगे। दिस इज़ द फोर्थ टॉपिक। अपन स्टरलाइजेशन पढ़ चुके हैं। अपन उसके बाद जो है स्टरलाइजेशन अपन ने पढ़ लिया। स्टरलाइजेशन के अलावा जो है अपन ने ये एक सेकेंड
स्टरलाइजेशन पढ़ लिया, एंडोटॉक्सिन वर्सेस टॉक्सिन पढ़ लिया, ग्राम स्टेनिंग पढ़ लिया, एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है? तो सबसे पहले अपन ने हमेशा की तरह डेफिनेशन देखेंगे और क्यों है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन अपन ने देखा कि भाई बैक्टीरिया की जो है ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ का जो है ना उसके कर्व, तो बेसिकली बैक्टीरिया ग्रो कैसे कर रहा है, कहाँ पे ग्रो कैसे कर रहा है। तो जब अपन उसको क्या करता है, अपन उसको कल्चर मीडिया के अंदर रखते हैं तो वो किस तरह से ग्रो करता है। तो पहले तो जो है ना वो बिल्कुल ग्रो नहीं करता, उसके बाद फिर अचानक से एक एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे अपना जो है कल्चर मीडिया कम होते जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं, तो वो थोड़ा स्टेगनेंट होते जाता है, और उसके बाद फिर जो होता है ना उसका डाउनफॉल आता है। तो अब अपन इसी को समझेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो होता है ना वो एक कर्व होता है जो कि अपना बैक्टीरिया की ग्रोथ को दिखाता है विद एट डिफरेंट इंटरवल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो दिस इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये अपन ने डेफिनेशन देखी, इसका मतलब देख लिया कि ये क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को दिखाता है कल्चर मीडियम के अंदर। उसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ का कर्व के अंदर 4 फेजेस होते हैं। एक लैग फेज होता है जो कि मैंने बोला कि स्टैग्नेंट है। देखिए लैग फेज, एक सेकेंड, लैग फेज, लैग फेज के बाद क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल को अपन और क्या बोलते हैं, लॉग फेज बोलते हैं। लॉग के बाद जो है ना धीमे धीमे अपना स्टेशनरी आते जा रहा है। देखो ये स्टेशनरी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। स्टेशनरी फेज के बाद अपना नेक्स्ट पार्ट आता है, उसके बाद अपना आता है फेज ऑफ डिक्लाइन। अब डिक्लाइन के अंदर जो होता है ना, डिक्लाइन फेज के अंदर अब कौन कितना डिक्लाइन कर रहा है, ये स्टेबल क्यों हो गया अचानक से, और ये नीचे क्या जा रहा है, ये अपन अब समझेंगे। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ। तो इसमें क्या होता है, देखो लेग फेज जो होता है ना, सबसे पहले अपन लेग फेज पढ़ते हैं। लेग फेज के अंदर क्या होता है, ये टाइम गैप होता है जब अपन ने जो है ना अपन ने क्या किया, आइनोकुलेशन, अपन ने क्या किया, जो निकाल अपन ने कल्चर मीडिया, अपन ने कोई बैक्टीरिया को लेके अपन ने जस्ट कल्चर मीडिया के अंदर रखा, तो वो ग्रोथ अचानक से ग्रोथ नहीं किया, तुरंत वो ग्रोथ चालू नहीं। तो अब सबसे पहले तो रीज़न यही आता है कि भाई क्यों जो है ना ग्रोथ चालू नहीं हुई। ठीक है, ये टाइम जो टाइम बीच में आ रही है यहाँ पे क्यों वेस्ट हो रहा है, तो टाइम इस वजह से वेस्ट हो रहा है क्योंकि अपना जो होता है ना फॉर एंजाइम एंड मेटाबॉलिक बिल्डअप। तो पहले जब भी ग्रो करने के लिए पहले एंजाइम और मेटाबॉलिक का बिल्डअप वो करता है, उसके बाद जाके वो ग्रो करना चालू करता है। फिर जैसे ही उसका अपना जो है एंजाइम और मेटाबॉलिक जो है बिल्डअप हो जाता है तो वो लॉग फेज में जाता है। लॉग से तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसकी, बैक्टीरिया जो है एक्सपोनेंशियली डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना अपने इसके अंदर लैग फेज के अंदर जो होता है ना, बैक्टीरिया हाईएस्ट साइज के होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड कर ही नहीं रहे ना, वो आगे तो बढ़ ही नहीं रहे, तो डिवाइड नहीं करे तो छोटे कैसे होंगे। पर इसके अंदर जो है ना एक्सपोनेंशियली डिवाइड कर रहे हैं तो वो छोटे होते रहेंगे। तो बैक्टीरिया स्मॉल इन साइज, यहाँ पे बैक्टीरिया इंक्रीज इन साइज, और लास्ट मोमेंट पे मैक्सिमम एट एंडिंग जो है ना मैक्सिमम साइज पे होंगे वो। ठीक है, बायोकेमिकल, और अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें तो एक्टिव ही नहीं है क्योंकि वो डिवाइड नहीं कर रहा है। बायोकेमिकल एक्टिविटी मतलब कि डिवाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे बायोकेमिकली एक्टिव है मतलब कि वो डिवाइड कर रहा है, बायोकेमिकली इनएक्टिव इस वाली सिचुएशन में होगा। अब ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली स्टेन्ड होता है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग का अपन कौन से टाइम पे करते हैं, ग्राम स्टेनिंग का अपन लॉग फेज के अंदर करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, ताकि यूनिफॉर्म स्टेनिंग अपनी आ सके। उसके बाद फिर अपना आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। स्टेशनरी फेज क्या है, स्टेशनरी फेज जो है वो स्टेशनरी क्यों हो गया अचानक से, वो तो जैसे जैसे अपने न्यूट्रिएंट्स खत्म होते जा रहे हैं, इस पॉइंट पर आके अपने न्यूट्रिएंट्स सब खत्म हो गए, तो न्यूट्रिएंट्स फिर धीमे धीमे तो जितना हल्का फुल्का हो जाए तो हल्की बहुत ही उसके बाद ग्रोथ हो पाती है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ तो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, स्पोरुलेशन इसके अंदर अकर होता है। स्पोरुलेशन जो होता है वो अकर होता है, एट द सेम टाइम एक्सोटॉक्सिन एंटीबॉडीज ये इसी टाइम पे क्रिएट होती है। क्योंकि पहले तो वो सिर्फ ग्रो करा था, ग्रो करने के बाद अब वो जो है ना, क्योंकि अब वो धीमे धीमे मरना चालू हो रहा है, तो एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन अपन ने पढ़ा था कि भाई एक्सोटॉक्सिन और एंटीबॉडीज इसके अंदर आते हैं, स्पोरुलेशन अकर होता है। ठीक है, और एक्सॉशन ऑफ न्यूट्री, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके हैं और जो है ना टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, इस वजह से अपना स्टेशनरी फेज आता है। फिर लास्ट अपना फेज आता है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज के अंदर क्या होता है, बेसिकली अपने जितने बैक्टीरिया थे तो उसका टोटल काउंट, क्योंकि यहाँ पे आके बढ़ते गए यहाँ पे आके पूरे बढ़ गए, तब टोटल काउंट मतलब क्या है, लिविंग प्लस डेड। तो लिविंग प्लस डेड तो सेम रहेंगे ना, तो वो इसलिए अपना जो है ना ये टोटल काउंट जो था वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, वो आगे ना बढ़ेगा ना घटेगा। पर जो जिंदा है वो धीमे धीमे मरते जाएंगे क्योंकि उनका खाना मिल नहीं रहा है, तो ये वायबल काउंट होगा। तो वायबल काउंट जो होता है उसमें डिक्लाइन देखा जाता है, वायबल काउंट का डिक्लाइन होता है, और बैक्टीरिया जो ऑब्वियसली डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं, और इस वजह से जो होता है अपना जो होता है सेल डेथ जो होती है वो कंटिन्यू हो जाती है। नो डिक्लाइन इन द टोटल काउंट। टोटल काउंट के अंदर ऑब्वियसली क्यों ही कोई अंतर आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। थैंक
स्टार्टिंग विद द सिक्स्थ वीडियो, जिसके अंदर अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं पढ़ेंगे, फालतू सा टॉपिक है, कॉश पोस्टुलेट और फिनोमिनन। ठीक है, तो कॉश पोस्टुलेट क्या होता है और कॉश फिनोमिनन क्या होता है, पर ये आता है, मतलब फालतू टॉपिक तो अगर एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले दिया किसने था, रॉबर्ट कॉच ने दिया था। ठीक है, कॉश पोस्टुलेट है, रॉबर्ट कॉच ने ही दिया था। ठीक है, रॉबर्ट कॉच है कौन, ये हरामखोर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। तो अपन ने जब अभी तक जो कुछ पढ़ा है वो सब इसकी वजह से पढ़ा है। ठीक है, उसका जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसमें अपन देखते हैं। कंट्रीब्यूशन के अंदर जो होता है ना, सबसे पहले इसने क्या क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना। सॉलिड मीडिया इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो सॉलिड मीडिया का इंट्रोडक्शन, मतलब कि जो होता है ना, इससे पहले सिर्फ लिक्विड कल्चर मीडिया थे, इसने सॉलिड मीडिया इंट्रोडक्शन लेके आया। उसके बाद फिर इसने सिखाया कि भाई आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर के अंदर एक ही बैक्टीरिया, मतलब कि अगर मेरे को एक ही टाइप का बैक्टीरिया ग्रो करना है तो उसको किस तरह से किया जाए, तो आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर इसने सिखाया। ठीक है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड इसने बताया, हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी इसकी देन है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर अपना आता है इंट्रोड्यूसिंग द स्टेनिंग टेक्निक्स। काफ़ी कुछ स्टेनिंग टेक्निक्स इसने दी थी, जैसे कि एक तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड ही हो गया। ठीक है, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एंथ्रेक्स बेसिला इसने ढूंढा था, ट्यूबरकल बेसिला इसने ढूंढा था, क्लोरेला बेसिला इसने ढूंढा था। ठीक है, तो ATC, एंथ्रेक्स, ट्यूबरकल और अपना कॉलेरा, ये सारे बेसिलाई, ये सारे बेसिलाई इसने ढूंढे थे। ठीक है, तो कॉश पोस्टुलेट में अपन क्या लिखेंगे, कॉश पोस्टुलेट में सबसे पहले कॉश था कौन, सबसे पहली चीज़ तो लिख दिया भाई रॉबर्ट कॉश था। वो क्या था, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी था। इसके कुछ जो है इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इसके कॉन्ट्रीब्यूशन थे कि इसने एक तो मतलब क्या बोलते हैं, आइसोलेशन सिखाया बैक्टीरिया का प्योर कल्चर के अंदर। दूसरा इसने बताया कि भाई सॉलिड मीडिया जो था उसका इंट्रोडक्शन इसने करवाया था, ये जो सॉलिड मीडिया वो है। उसके अलावा फिर इसने बताया था इंट्रोड्यूसिंग स्टेनिंग कुछ स्टेनिंग टेक्निक होती थी, और इसने एक हैंगिंग ड्रॉप मेथड इसने बताया था। ठीक है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड और कुछ स्टेनिंग टेक्निक्स। उसके अलावा स्पेशल के अंदर इसने एंथ्रेक्स बेसिलाई, ट्यूबरकल बेसिलाई और कॉलेरा बेसिलाई भी इसी ने ढूंढ के दिखाया था। ठीक है, उसके बाद फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इसका अब अपन चालू करते हैं। अपन ने कॉश जान लिया, कॉश के बाद अपने आता है पोस्टुलेट और फिनोमिना। तो पहले फिनोमिना जानते हैं। फिनोमिना बहुत ही छोटा सा फालतू सा है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर कोई आदमी बीमार पड़ा हुआ है, जैसे किसी इंसान को मलेरिया हो रखा है और मैं उसके अंदर कुछ मलेरिया की ही ओरिएंटेशन डाल दूँ, तो एक हाइपर रिएक्शन आएगी। ठीक है, एक हाइपर सेंसिटिविटी वहाँ पे रिएक्शन प्ले होगी। तो बेसिकली इसने क्या किया, गिनिया पिग जिस पे अपन ट्राई करते हैं सारे, इसके अंदर क्या किया इसने इन्फेक्ट किया, इन्फेक्टेड था टी बेसिलाई से। ठीक है, तो इसने थोड़े से मोर टी बेसिलाई के ऊपर डाल दिए। ठीक है, ट्यूबरकुलस बेसिलाई के बाद चल रही है, तो मोर ट्यूबरकुलस बेसिलाई डाल दिया। अब इसकी वजह से इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई। तो दिस इज कॉश फिनोमिना। परेशान को और परेशान करना इज कॉश फिनोमिना। ठीक है, तो पहले तो इसने इन्फेक्ट किया उसको, उसके बाद फिर उसको और इन्फेक्ट किया, तो हाइपर सेंसिटिविटी दिखा दी और इसको मज़े आ रहे हैं। तो घटिया आदमी था बहुत ही। उसके बाद अगर इसके पोस्टुलेट्स की बात करें, तो पोस्टुलेट के अंदर भी अपन यही सब बताएंगे कि भाई किसी को इन्फेक्ट कर दो फिर मत करो, फिर कर दो फिर मत करो, यही सारी फालतू चीज़ है। कॉश पोस्टुलेट क्या होता है, ये कहता है कि भाई अगर कोई जो है ना, सबसे मतलब कॉश पोस्टुलेट कि किस तरह से हम पता लगाएं कि कोई माइक्रोब जो है ना वो कुछ चीज़ कॉज कर रहा है। जैसे अगर ट्यूबरकुलस, अगर मान लो मैंने एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डाला और उस बैक्टीरिया की वजह से आपको जो है ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, तो ये इस चीज़ की क्लैरिटी कैसे लेंगी, उसी की वजह से हो रहा है। तो इसने सबसे पहली चीज़ बोली कि भाई कंटिन्यूस एसोसिएशन होना चाहिए बैक्टीरिया का और ऑर्गेनिज्म का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी एक उसके अंदर अपन ने इस बैक्टीरिया को उठा के अगर अपन ने डाला, आइसोलेट बैक्टीरिया, मतलब अब अगर मान लो कोई आदमी बीमार है, तो उसकी बॉडी के अंदर वो जो है ना वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो मैंने उसको निकाल के मैंने किसी और की बॉडी में डाला, तो उस इंसान को भी जो है सेम प्रॉब्लम हो जानी चाहिए। और अगर उस इंसान को सेम प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उसको वो हो ही जानी चाहिए। उसके बाद लास्ट अपना आता है कि अब वो जो बीमार आदमी है ना, उसके अंदर से फिर से एक बार निकालना पॉसिबल होना चाहिए। तो अपना जो है ना डबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। सबसे पहले बैक्टीरिया जो है कि इंसान के अंदर इंसान के अंदर से निकल जाना चाहिए। अगर कोई आदमी जो है ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, तो उसमें से वो बैक्टीरिया निकल जाना चाहिए। फिर वो बैक्टीरिया अगर मैं किसी और के अंदर डालूँ, तो वो इन्फेक्ट दूसरे वाला बंदा जो है वो इन्फेक्ट हो जाना चाहिए, और फिर उस दूसरे वाले इन्फेक्ट के अंदर से भी जो है मैं ईजिली जो है ना सेपरेट आउट कर सकूँ, आइसोलेट बैक्टीरिया कर सकूँ फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो दिस इज पोस्टुलेट्स ऑफ कॉश।
उसके बाद फिर एडिशनल के अंदर क्या आता है, एडिशनल एक जो इसका पॉस्टुलेट नहीं है पर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, वो है कि एंटीबॉडी टू द कॉजेटिव एजेंट शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, अगर अपन देखते हैं ना किसी इंसान के अंदर अपन चेक करते हैं एंटीबॉडीज मिल जाते हैं, मतलब वो इन्फेक्शन अवेलेबल है, तो एंटीबॉडीज टू द कॉजेटिव एजेंट विल बी प्रेजेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो कॉश पॉस्टुलेट को फॉलो नहीं करता वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, ये ले पड़ जाता है लेप्री। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है वो डजंट फॉलो द कॉश पॉस्टुलेट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉश पॉस्टुलेट्स। थैंक विद द सेवन टॉपिक क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेडिकल का जो वेस्ट होता है ना उसको मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपना टॉपिक है। तो बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट एंड मैनेजमेंट और हैंडलिंग का जो रूल है 1998, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने दिया था, जस्ट इंट्रोडक्शन है, इग्नोर भी कर सकते हो, याद रख लो तो एग्जाम में अच्छा आंसर लिख पाओगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसने दिया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ तरीके। ठीक है, अब बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन कि कोई भी वेस्ट जो कि अपना जो है प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीनेशन के दौरान जो बन जाता है, कोई भी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बींग और एनिमल या फिर किसी रिसर्च एक्टिविटी के अंदर, वो सब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में होता है। ठीक है, इसके अंदर कैसे करते हैं अपन नॉर्मली जैसा अपन करते हैं कि भाई सेग्रीगेशन होता है, अपन सोच के सकते हैं कि भाई क्या पहले सेग्रीगेशन होगा, फिर कलेक्टिंग होगा, फिर पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ जाके फैसला होगा कि भाई ट्रीटमेंट होगा या फिर उसका जो है डिस्पोजल किया जाएगा। तो ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, सेग्रीगेशन के अंदर क्या होता है, सेग्रीगेट किया जाता है काफ़ी सारे वेस्ट के अंदर, तो इसके अंदर पर्टिकुलर 4 तरह के डस्टबिन बनाए जाते हैं एंड हर जो है मेडिकल प्रोफेशनल को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कौन से कचरे को कहाँ डालना है। कलेक्शन के अंदर क्या होता है, इसको प्रॉपरली कलेक्ट करना होता है। पैकेजिंग के अंदर इसको पैकेजिंग होता है ताकि लीकेज या स्पिलिंग ना हो, इसके अंदर वैन और ट्रॉली की मदद से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रीटमेंट के अंदर जो होता है डीप रहता है। ठीक है, बेसिकली अपने ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि डीप बरियल अपन कर सकते हैं कि या तो गाड़ दें या फिर उसको जला दें, या अपन ऑटोक्लेविंग भी इस्तेमाल करते हैं। डिस्पोजेबल के अंदर क्या होता है, इट शुड बी नेवर बी यूज अगेन। ठीक है, इट शुडेंट बी यूज्ड अगेन। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन इसको डिस्पोजल कर देते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद या फिर ट्रीटमेंट करे बिना। ठीक है, नहीं ट्रीटमेंट करे बिना नहीं करते, सॉरी। उसके बाद फिर अपना आ जाता है जो अपन ने बोला था सेग्रीगेशन किस बेसिस पे करोगे, तो 4 तरह के अपने डस्टबिन होते हैं, येलो, रेड, ब्लू और वाइट। येलो, रेड, ब्लू एंड वाइट। येलो वाले कौन कौन से होते हैं, येलो के अंदर अपने जितना भी इंसानी खून रिलेटेड मान लो, तो एक तो ह्यूमन फ्लैश ही हो गया पहली चीज़। ठीक है, ह्यूमन फ्लैश हो गया, जैसे कि प्लेसेंटा हो गया। उसके अलावा ह्यूमन के अंदर जो होता है ना कि भाई उसका अगर ब्लीडिंग किसी चीज़ पे गई है तो मतलब कि ह्यूमन क्या कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि अपना ये बोल सकते हैं, एक सेकेंड, ब्लड बैग हो गया अपना। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो ह्यूमन टिश्यू और प्लेसेंटा हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, उसके बाद अपना आ गया ये सॉइल्ड वेस्ट के अंदर जैसे बैंडेज, कॉटन, इसमें खून लगा होता है ना, बैंडेज, कॉटन, ड्रेसिंग। नॉन कॉलिनेटेड प्लास्टिक इसका सेकंड एग्जांपल है। उसके बाद फिर अपना कौन सा आता है, ब्लडी बैग आता है, जिसके अंदर खून का जो ब्लड बैग सॉरी, एंड एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड जो होता है मीडिया भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी इसके अंदर डालते हैं। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट अपन करते हैं इंसर्नेशन एंड डीप बरियल के थ्रू। इसके बाद फिर रेड पे बात करते हैं। रेड के अंदर क्या होगा, रेड के अंदर अपना जो है कि कौन कौन से, रेड में सारे जितने भी, अब से को लाल रंग का डब्बा है तो उसमें जितना भी प्लास्टिक बेस्ड चीज़ें थी ना वो सारी अपन रखेंगे। इसमें अपन ने ब्लड बेस्ड वाली मेनली चीज़ें अपन ने सारी रखी, और ब्लड को ही जिस तरह से ट्रीट करते हैं उसी तरह से इंसिनरेशन किया। ठीक है, ब्लड बैग और ये सब अपन ने बोला। इसके बाद फिर रेड बैग के अंदर सारी प्लास्टिक, जैसे ट्यूबन हो गया, कैथेटर हो गया, एनजी ट्यूब हो गया, ट्यूबन, कैथेटर, एनजी ट्यूब। ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई। ठीक है, यूरिन का बैग हो गया, उसमें अपन ने ब्लड बैग यूज़ किया था, इसके अंदर अपन यूरिन बैग प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक बेस्ड सिरिंज विदाउट द नीडल, ठीक है, ये भी प्लास्टिक का होता है। तो जितने भी प्लास्टिक बेस्ड चीज़ें होती हैं वो, और प्लास्टिक के अंदर अपन जो है ना ऑटोक्लेव या फिर माइक्रो ओवन अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर अपना ब्लू बैग आता है। ब्लू बैग के अंदर जो है ना ग्लास रिलेटेड अपनी चीज़ें आएंगी, तो ग्लासवेयर आएंगे, जैसे वायल्स, एम्पोल्स, बॉटल्स, और अपना जो है अपनी जो स्लाइड्स यूज़ हो चुकी हैं, मतलब कांच रिलेटेड। ब्लू रंग से अपने को याद आएगा, देखो ब्लू कलर का अधिकतर कांच होता है। ठीक है, रेड कलर के अंदर अधिकतर, जैसे मेरी टीवीएस मोटर की बाइक है, दैट्स रेड, तो उस बेसिस पे अपने को प्लास्टिक याद रखना है। ठीक है, और जो है येलो कलर के अंदर जो होता है कि मतलब जॉन्डिस वाला आदमी, मतलब येलो पड़ जाता है। वाइट के अंदर अपने को लास्ट याद रखना है, वाइट के अंदर सारे मेटल्स की बात करेंगे, जैसे कि सिरिंज हो गया विद द फिक्स नीडल, जो मतलब नीडल की बात चल रही है, नीडल हो गया, स्कैल्पल हो गया, सिरिंज विद द फिक्स नीडल हो गया, पंक्चर एंड लीक प्रूफ कंटेनर हो गया, वो सारे इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा ड्राई हीट। ठीक है, एंड स्टरलाइजेशन। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ब्लू वाले का, वो अपना होगा डिसइंफेक्शन एंड ऑटोक्लेव।
ठीक है। ऑटोक्लेव अपन 2 के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू एंड रेड के अंदर। येलो और वाइट के अंदर जो है ना, इसके अंदर इनसे येलो के अंदर इंसिनरेशन कर रहे हैं और ट्रीट इसके अंदर जो है अपन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर रहे हैं वाइट वाले के अंदर। सो दिस वाज ऑल। एंड इसका हाँ, इसके अंदर अगर मर्क्यूरी स्पिल हो जाती है तो अपन उसको कलेक्ट और रीयूज़ कर सकते हैं। ये जो होता है सी अगर बना हुआ है तो जैसे साइटोटॉक्सिसिटी, अगर ऐसे ये रीयूज़ वाला साइन बना है तो रीयूज़, रीसाइक्लेबल, और अगर ये 3 ये सितारे बने हुए हैं तो अपना जो है रेडिएशन इसके अंदर पॉसिबल है, तो इसलिए ये जो होता है एक्सरेज वाले रूम के बाहर ये वाला साइन बना होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अपन सेल के बारे में। अपन ने जो शुरुआत के जो यूनिट है, अपना फर्स्ट यूनिट बताता हूँ कौन सा रहेगा। अपन ये रहेगा सेल एडेप्टेशन, नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, गैंग्रीन एंड इन्फ्लामेशन। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ से पैथोलॉजी के अंदर सेल एडेप्टेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली अपना जो होता है ना, जैसे कोई सेल है उस पर अगर स्ट्रेस लगा तो पहले तो वो अकोमोडेट करने की कोशिश करेगी, अडेप्ट करने का ट्राई करेगी। अडेप्ट अगर नहीं कर पाई तो इंजरी हो जाएगी। इंजरी अगर एक सर्टेन एक्सटेंट से ज़्यादा हो गई, इंजरी अगर एक सर्टेन एक्सटेंट से ज़्यादा हो गई तो रिवर्सिबल सेल इंजरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी को अपन डेथ कहते हैं। तो सबसे पहले अपना पार्ट आता है, ये तो अपने एक बेसिक अपन ने जाना कि होता क्या है। फिर अपन जानते हैं सेल अडेप्टेशन। तो मैंने बोला कि भाई सेल अडेप्ट करने की कोशिश करेगी, तो अडेप्ट करके कैसे, मतलब क्या कोशिश कर रही है, क्या कर रही है। तो उसके अंदर जो होता है ना, बेसिकली सेल अडेप्टेशन के पार्ट टाइप होता है हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉपी, एट्रोपी, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। तो सबसे पहले हाइपर मतलब ज़्यादा, प्लेजिया मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब प्लेजिया, हाइपर मतलब कि नंबर ज़्यादा, और प्लेजिया मतलब कि नंबर ऑफ, मतलब सेल्स का इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। फिर अगेन हाइपर मतलब ज़्यादा, और ट्रॉफी मतलब कि साइज ऑफ द सेल्स। फिर एट्रॉफी के अंदर क्या होता है, एट्रॉफी में दोनों चीज़ें होती है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल एंड द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द साइज। दोनों चीज़ें जो होती है वो एट्रॉफी होती है। उसके अंदर अपना आता है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। मतलब कि क्या होता है कि जैसे अपनी जो होती है ना, एक स्क्वेमस सेल जो होती है ना, एक सेकंड इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। हाँ, ट्रोफी, मेटाप्लेजिया अपनी जो होती है ना, कई बार जो कॉलमनार होती है ना वो स्क्वेमस बन जाती है, और स्क्वेमस जो होती है ना वो अपनी कॉलमनार हो जाती है, ठीक है। तो अपन ने डेफिनेशन देखी, और फिर लास्ट अपना आता है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया के अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर्ड सेल्यूलर डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी इतनी सी डेफिनेशन आप याद रखो कि डिसऑर्डर्ड सेल्यूलर डेवलपमेंट। तो अपन स्टार्ट किया था हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइज ऑफ द सेल्स, ठीक है। एट्रोफी, डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स, एंड श्रिंकेज ऑफ द सेल, डिक्रीज इन द साइज एंड नंबर, दोनों चीज़ों की बात चल रही है। मेटाप्लेजिया के अंदर अपना जो है ट्रांसफॉर्मेशन क्या चल रही है, अपना जो होता है कॉलमनार से लेके जो है स्क्वेमस हो सकता है, स्क्वेमस से लेके कॉलमनार हो सकता है, और जो भी एंड का होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कॉलमनार से लेके जो है स्क्वेमस हो सकता है, और स्क्वेमस से लेके जो है कॉलमनार हो सकता है। तो अपन इसको क्या कहेंगे, जो लास्ट में ना, तो इसको अपन कहेंगे स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, और इसके अंदर अपन कहेंगे कॉलमनार मेटाप्लेजिया, ठीक है। इसमें स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ये इस बेसिस पर अपन इसका नाम रखेंगे। और डिस्प्लेजिया क्या है, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ठीक है। डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट का वो है इसका। जैसे अब अपन देखेंगे कि वजह से हाइपरप्लेजिया 2 टाइप के हो सकता है। हाइपरप्लेजिया 2 टाइप का हो सकता है। क्या होता है हाइपरप्लेजिया, क्या होता है, हाइपर मतलब नंबर बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज, प्लेजिया मतलब नंबर ऑफ सेल्स, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तो ये दो कंडीशन में हो सकता है। देखो, एक तो अपन फिजियोलॉजिकली भी देखेंगे अपनी सेल्स कहाँ कहाँ बढ़ रही होंगी। सेल्स जैसे फॉर एग्जांपल जो होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, या फिर लैक्टेशन के टाइम पे जो होता है ना, अपना ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, मतलब कि फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अपना, अगर अपन हाइपरट्रॉफी की बात करें तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स, तो साइज ऑफ द सेल्स का। और हाँ, इसका अंदर अपन एक और एग्जांपल यूट्राइन का भी रखेंगे, ठीक है। तो यूट्रस जो होता है ना, उसका भी जो होता है ना, सेल्स का साइज बढ़ जाता है। उसका हाइपरट्रॉफी की बात करें, हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या आता है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स। तो अगेन इसका एग्जाम्पल अपन एक यूट्राइन के, और यूट्राइन के क्यों हो जाता है, क्योंकि अपने लेबर के टाइम पे, ठीक है, लेबर के टाइम पे क्या होता है, पेन हो रहा होता है, तो उसके लिए जो होती है ना, सेल्स अपनी जो होती है ना, वो उनका साइज बढ़ जाता है, ताकि जो है ईजिली जो है बच्चा बाहर आ सके, ठीक है। एट्रोफी की अगर बात करें, डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स। तो अब एट्रोफी क्या हो गया, देखो एट्रोफी मतलब कि अपना कम हो रहा है। तो कम कब होना होगा, जब बच्चा बाहर आ गया है तो वापस से जो है ना यूट्राइन वापस से श्रिंक करती है। तो उसको जो है ना अपन, मतलब ये एक एक एग्जांपल मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ समझाने के लिए। मेटाप्लेजिया के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका अपन आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कॉलमनार स्क्वेमस हो सकता है, स्क्वेमस टू कॉलमनार हो सकता है, ठीक है। तो उसका स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, कॉलमनार मेटाप्लेजिया हो जाएगा। फिर लास्ट अपना डिस्प्लेजिया, जिसके अंदर डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट अपन देखते हैं। तो अपन ने सबसे पहले हाइपरप्लेजिया देखा। हाइपरप्लेजिया के अंदर फिजियोलॉजिकल मैंने कौन कौन से बताया आपको, कि भाई प्रेगनेंसी हो गई, लैक्टेशन हो गया, या फिर जो है प्यूबर्टी के टाइम पे जो है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है, और यूट्राइन जो है उसका भी एनलार्जमेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। फर्स्ट चीज़ कंप्लीट हो गई।
ये तो अपन ने फिजियोलॉजिकल देखा। अब पैथोलॉजिकली क्या होता है? पैथोलॉजिकली हाइपरप्लेजिया कब होता है? अगर मान लो ईस्ट्रोजन जो है ना वो एक्सेस के अंदर है, ठीक है, ईस्ट्रोजन अगर एक्सेस के अंदर है तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना ये सेक्सुअल चीज़ों पे ही अफेक्ट करता है एक तरह से, अगर अपन देखें, मतलब ये लिखना नहीं है, समझ याद करने के हिसाब से, कि हाइपरप्लेजिया क्या हो रहा है, सेक्सुअल चीज़ों के अंदर वो है, इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ईस्ट्रोजन एक्सेस हो रहा है तो अपना क्या इफेक्ट हो रहा है? एंडोमेट्रियल इफेक्ट हो रहा है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और प्रोस्टेट जो डाईहाइड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, तो DHT जो है अपना डाईहाइड्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर क्या होता है? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी कॉज कर रहा है और अपना एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी अपने कॉज कर रहा है। उसके बाद फिर अपन हाइपरट्रॉफी पे जाते हैं। हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होता है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल की अगर अपन बात करें तो फिजियोलॉजिकल हो सकती है, पैथोलॉजिकल हो सकती है, ठीक है। अब साइज, सेल का साइज अपने को कहाँ फिजियोलॉजिकली बढ़ाना है, तो मैंने अभी बताया था कि भाई यूट्रस जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका जो है साइज बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। और हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल भी होना चाहिए। जैसे जिम के अंदर अपन जाते हैं तो अपने जो है लाइक एब्स और ये सब जो चीज़ें बनती है, जो मास मसल चढ़ता है, तो वो क्यों चढ़ता है? अपने सेल्स का जो है ना साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। सेल्स का अपन साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि अपन इजीली जो मसल बन रही है उसको अकोमोडेट कर सके। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल जो कि जिम के टाइम पे अपन देखते हैं, तो ये दो चीज़ें हैं, ये फिजियोलॉजिकल है। फिर आता है पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल देखो यहाँ पे तो सब ठीक है। पैथोलॉजी में कि सेल अगर बढ़ रही है कहाँ पे? कार्डियक मसल के वहाँ पे या फिर स्मूथ मसल के वहाँ पे। तो क्या होता है पैथोलॉजिकली जो है ना अपनी अगर कार्डियक मसल की वहाँ, तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर सेल्स वहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही हैं तो वहाँ पे टेंशन हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन वहाँ देखा जाएगा। और स्मूथ मसल के वहाँ पे जो है ना अगर अपने सेल का जो है साइज़ बढ़ रहा है तो उसका कॉन्टैक्ट के अंदर क्या होगा? अपना कार्डियक अच्छलेजिया, ठीक है। ACM, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, एक्लेजिया कह लो, ठीक है। कार्डियक एक्लेजिया पर इसके अंदर ऑब्जर्व होगा अगर स्मूथ मसल में हो रहा है। तो कार्डियक मसल में हो रहा है तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, ठीक है। और स्मूथ मसल में हो रहा है, एस से चालू होने वाला, तो अच्छलेजिया, ठीक है, कार्डियक एक्लेजिया। ये अपन इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है, ये अपने को याद होने चाहिए। उसके बाद फिर अपने आता है एट्रोफी। एट्रोफी जो है ना, एट्रोफी बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने दो आपको पार्ट्स बता दिए। एक तो मैंने बता दिया हाइपरप्लेजिया जिसके अंदर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल हो रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला हाइपरट्रॉफी जिसके अंदर इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल हो रहा है। इन दोनों के फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर इसके अंदर इसके अंदर अपन ने देखा ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ठीक है। और उसके अलावा यूट्राइन के टाइम पे रिलैक्स, और इसके फिजियोलॉजिकल के अंदर भी अपन ने यूट्राइन वाला ही एग्जाम्पल देखा। उसके अलावा स्केलेटल मसल वाला भी देखा। इसके बाद फिर इसके अपन ने पैथोलॉजिकल के अंदर कौन सा देखा? एक सेकंड, ठीक है। इसके पैथोलॉजिकल के अंदर अपन ने कौन सा देखा? इसके पैथोलॉजिकल के अंदर अपन ने देखा था ईस्ट्रोजन मतलब कि बेसिकली सेक्स लाइफ खराब कर रहा है, तो या तो ईस्ट्रोजन बढ़ गया तो अपना क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। और अगर अपना जो है प्रोस्टेट के वहाँ पे चला गया तो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। इसके पैथोलॉजी फिर अपन हाइपरट्रॉफी के पैथोलॉजिकल में अपन ने क्या देखा कि कार्डियक मसल के अंदर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन कर देगा और स्मूथ मसल के अंदर कार्डियक अच्छलेजिया कर देगा। उसके बाद फिर एट्रोफी क्या कहते हैं? डिक्रीज इन द साइज एंड द नंबर ऑफ द सेल्स, ठीक है। साइज और नंबर दोनों के अंदर जो है कमी को एट्रोफी कहते हैं, ठीक है। इसके फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। इसको अपने को याद करने का क्या तरीका रहेगा कि देखो फिजियोलॉजिकली क्या कहाँ पे होता है कि अपने को साइज़ कहाँ कम का होता है। जैसे कि अब कोई जो वुमेन है जिसका मेनोपॉज आ चुका है तो उसका ओवरी का जो है नंबर और साइज़ कम होते जाता है, ठीक है। तो एक तो ओवरी हो गया। एक अपन ने जो है ना, जैसे जितना ज़्यादा आदमी बड़ा होता जाता है ना उतना ज़्यादा उसका ब्रेन कम होता है, तो सटिया जाते हैं ना लोग, तो मतलब ब्रेन का जो है साइज़ और नंबर जो होता है वो कम होता जाता है। तो ब्रेन, ओवरी, थाइमस, यूट्रस, ठीक है। यूट्रस भी इसका एग्जाम्पल है अगेन, ठीक है। यूट्रस नियरली सबके एग्जाम्पल, शुरुआत के तीनों के तो एग्जाम्पल यूट्रस है ही है। पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर अपना जो आएगा ना वो अपना आएगा कि भाई एक आदमी को पैथोलॉजिकली वो पतला कैसे हो रहा है, तो या तो अगर वो भूखमरी से मर रहा है, मतलब वो स्टारवेशन से गो थ्रू कर रहा है, ठीक है। स्टारवेशन से गो थ्रू कर रहा है या फिर जो है इस्चैमिक है या न्यूरोपैथिक है, ठीक है। इस्चैमिक, न्यूरोपैथिक, ठीक है। इन वाली कंडीशन के अंदर या इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक, इस्चैमिक और न्यूरोपैथिक, ठीक है। ये अपने को याद ही करने पड़ेंगे। एक अपना एक जो है अपना स्टारवेशन हो गया कि भाई पैथोलॉजिकली वो कम हो रहा है। इस्चैमिक हो रहा है, इस्चैमिक बेसिकली उसकी वो रुक रही है, ब्लड सप्लाई रुक रहा है, या फिर जो है वो क्या बोलते हैं इडियोपैथिक और नहीं तो न्यूरोपैथिक,
ठीक है, ये सारे अपन इसके अंदर मेंशन करेंगे। अब अपन ने एट्रोफी भी जान लिया, अपन ने हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी और एट्रोपी जान लिया। अब अपन मेटाप्लेजिया पे जाते हैं बेसमें, जिसके अंदर अपन होता है कि स्क्वामस से कॉलमनर हो जाता है, कॉलमनर से स्क्वामस हो जाता है। जो फाइनल हो जाएगा उसके नाम पे अपन उस मेटाप्लेजिया का नाम रख देंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये कभी फिजियोलॉजिकली नहीं हो सकता, फिजियोलॉजिकली ये चेंज नहीं होता, ये पैथोलॉजिकली ही चेंज होता है। ठीक है, पर इसके दो टाइप्स होते हैं कि भाई स्क्वामस से कॉलमनर हो रहा है, कॉलमनर से स्क्वामस हो रहा है। इसके अपन एग्जाम्पल्स याद करेंगे, इसके अपने को एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। जैसे अगर अपन बात करें कॉलमनार से स्क्वामस हो रहा है, ठीक है, कॉलमनार से अपना स्क्वामस हो रहा है। ठीक है, तो अपना उस कंडीशन के अंदर क्या कौन कौन सा इसके अंदर होएगा, अब अपने को इसके अंदर नाम याद रखने पड़ेंगे। ब्रोंकस, ठीक है, लंग्स की बात करेंगे, प्रोस्टेट की बात करेंगे, गॉल ब्लैडर की बात करेंगे। ठीक है, प्रोस्टेट, गॉल ब्लैडर एंड वो प्रोस्टेट, गॉल ब्लैडर एंड ब्रोंकस। ठीक है, ये अपने को 3 एग्जांपल्स कम से कम याद रखने पड़ेंगे। कॉलमनार के अंदर अपने को जो तो स्क्वेमस से कॉलमनार हो रहा था, यहाँ पे ईसोफेगस और एक्टोसर्विक्स अपने को याद रखना पड़ेगा। हाँ, अगेन इसमें एक और चीज़ है कि ये याद रखना कि ये एंडोसर्विक्स के अंदर आता है। ये जो है अपना एंडोसर्विक्स के अंदर जो होता है कॉलमनार से स्क्वेमस, वो एंडो है। ठीक है, तो स्क्वेमस एस सी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, वो एंडो अंदर घुसो, ठीक है, और फिर बाहर आ जाओ, वो मतलब नहीं है क्योंकि। ठीक है, तो एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स ये हो गया। कॉलमनार के अंदर अपना ईसोफेगस और एक्टोसर्विक्स दोनों आ रहे हैं, जबकि अपने इसके अंदर जो है एंडोसर्विक्स आ रहा है। उसके अलावा ब्रोंकस, गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट अपने को याद रखना पड़ेगा। फिर लास्ट अपना आता है डिस्प्लेजिया, जिसके अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। अब कैसे क्या डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर जो होता है ना, सबसे पहले तो कि जो अपने जैसे एक योर नॉर्मल सेल थी, तो उसमें एक छोटी सी लेयर होती है, तो इसके अंदर पहले तो इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर्स आ जाती हैं। फर्स्ट दिक्कत तो ये हो गई। ठीक है, अब क्योंकि ये ऊपर लेयर्स ही इतनी सारी आ गई, तो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, तो बेसल पोलैरिटी नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे अगर अपन एक ड्रॉ करें, तो एक ये सेल थी जिसके अंदर एक तो पहले बहुत ज़्यादा लेयर्स आ गई, तो इस चक्कर के अंदर डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो गया, तो इसलिए लैक ऑफ बेसल पोलैरिटी हो गई। ठीक है, तो फिर अपना प्लियोमॉर्फिज्म की भी इसके अंदर देखा गया। फिर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी इसका चेंज हो गया। हाइपर क्रोमेटिज्म, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेयर्स हैं, तो हाइपर क्रोमेटिज्म देखा जाएगा और इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म इसीलिए अपने को दिख रहा है। फुल थिकनेस डिस्प्लेजिया जो होता है ना, उसको अपन कार्सिनोमा कहते हैं। फुल थिकनेस डिस्प्लेजिया को ही अपन कार्सिनोमा कहते हैं। इंपॉर्टेंट था। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। सेल डेथ के बारे में अपन पढ़ेंगे। सेल डेथ क्या होती है, अभी अपन ने पढ़ा था कि स्ट्रेस लगता है तो अडेप्ट करने का ट्राई करते हैं। अडेप्ट के अंदर अपन ने 4 पढ़ते हैं, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेजिया। ठीक है, और उसके बाद फिर एट्रोपी, मेटाप्लेजिया एंड अपना लास्ट कौन सा होता है, डिसऑर्डर्ड सेल डेवलपमेंट या डिसऑर्डर्ड सेल्यूलर डेवलपमेंट, सेल डेवलपमेंट नहीं, सेल्यूलर डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर अपन ने यही देखा। तो इसके ही जो है ना, अब यहाँ पे जैसे इरिवर्सिबल सेल डेथ जब हो जाती है ना, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है, इसको अपन सेल डेथ कहते हैं। सेल डेथ 2 तरह से हो सकती है कि या तो कोई आदमी सुसाइड कर ले, या फिर वो क्या है, वो मर्डर हो जाए उसका। ये दो चीज़ों की कंडीशन के अंदर हो सकता है। तो सबसे पहले अपन आज जानते हैं अपोप्टोसिस क्या होता है। तो अपोप्टोसिस जो होता है ना, वो होता है अपना सुसाइड। तो सुसाइड कैसे होता है, क्या सुसाइड कोई जो है सुसाइड कैसे करते हैं कि या तो अपने घर वाले अपने पे प्रेशर डालें, या अपन खुद से ही प्रेशर ले लें। इन 2 सिचुएशंस के अंदर जो है अपन सुसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है। तो और इसके अंदर क्या होता है कि भाई अपन बातें ज़्यादा, दिक्कत क्या होती है, मतलब क्यों करता है कोई आदमी सुसाइड, क्योंकि एक तो वो किसी को बता नहीं पा रहा है, तो नो लीकेज पहली चीज़। ठीक है, वो बढ़ चढ़ के ज़्यादा चीज़ों को समझा नहीं पा रहा है, तो नो इन्फ्लामेशन। ठीक है, वो अकेला रह जाता है, सिंगल सेल की बात चलती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अब अपन पहले अपोप्टोसिस को समझते हैं कि है क्या, उसके बाद फिर अपन इसकी डेफिनेशन पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है, मैंने क्या बताया, अपोप्टोसिस जो होता है वो सुसाइड होता है। सुसाइड के अंदर क्या होता है, नो लीकेज होता है, नो इन्फ्लामेशन होता है, और सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल के साथ ये होता है। कैसे होता है, इसके अंदर जो है ना, पहले अपने को अपोप्टोसिस समझना होगा कि क्या होता है, कि या तो बाहर से सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, या फिर अंदर से सिग्नल आते हैं मौत के लिए। ठीक है, तो उस करते क्या है ये सिग्नल जो है ना, कैस्पेस को एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब कि डिप्रेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, तो डेथ आ जाती है। ठीक है, इससे ये जो होता है ना, इसको कहते हैं अपन अपोप्टोसिस। तो होता कैसे, और ये मैंने आपको बता दिया। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पाथवे ऑफ द सेल डेथ इंड्यूस्ड बाय टाइटली रेगुलेटेड इंट्रासेल्युलर प्रोग्राम।
बेसिकली अपना जो सेल है ना बिल्कुल फिक्स तरह से चलती है। तो टाइटली रेगुलेटेड इंट्रासेलुलर प्रोग्राम की मदद से क्या होती है, इन विच सेल्स आर डेस्टिन्ड टू डेथ। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स मरने वाली हैं, ठीक है, उनके पास सिग्नल आता है ताकि तो वो कैस्पेस को एक्टिवेट करती हैं, जो कि जो है ना उनकी डेथ का कारण बनता है। तो पाथवे ऑफ द सेल डेथ इंड्यूस्ड बाय द टाइटली रेगुलेटेड इंट्रासेलुलर प्रोग्राम इन विच सेल्स आर डेस्टिन्ड टू डेथ, एक्टिवेट एंजाइम्स, डिग्रेड द सेल ओन न्यूक्लियर डीएनए। मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस के अंदर दो हो सकते हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे हो सकता है और एक इंट्रिंसिक पाथवे हो सकता है। अगर इन दोनों की ही जो है ना एक इनिशिएशन स्टेज होती है, एक एग्जीक्यूशन स्टेज होती है, ठीक है, कि शुरुआत कैसे होती है, अंत कैसे होता है। इसके अंदर भी शुरुआत कैसे होती है, अंत कैसे होता है। तो अभी तक अपन ने क्या जाना, सेल डेथ दो तरह से हो सकती है, अपोप्टोसिस से हो सकती है, नेक्रोसिस से हो सकती है। नेक्रोसिस मर्डर है, अपोप्टोसिस जो है सुसाइड है। सुसाइड के अंदर नो लीकेज होती है, नो इन्फ्लेमेशन होता है, सिंगल सेल के साथ होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि पाथवे ऑफ द डेथ इंड्यूस्ड बाय द टाइटली रेगुलेटेड सेल मैकेनिज्म। पाथवे ये एक तरीका है मौत मरने का, सेल डेथ, जो कि क्या टाइटली रेगुलेटेड सेल ऑर्गेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो सेल जिसको मरना होता है, सेल विच इज डेस्टिन्ड टू डेथ एक्टिवेट्स द कैस्पेस विच डिग्रेड्स द सेल ओन न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है, वो अपने आप को ही खत्म कर देती है। मैकेनिज्म अपन ने देखी, एक्सटेंसिक पाथवे हो सकता है, इंट्रिंसिक पाथवे हो सकता है। अब एक्सटेंसिक पाथवे में भी इनिशिएशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में भी इनिशिएशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है। अब अपन इसके अंदर आते हैं, तो इसी को अपन देखेंगे कि इनिशिएशन कैसे हो रहा है। तो इनिशिएशन जैसे ये अपनी जो है ना, ये अपनी एक सेल है जिसके बाहर अपने क्या होते हैं, डेथ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, हर सेल के बाहर जो होते हैं कुछ डेथ रिसेप्टर्स होते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, ये अपन एक्सटेंसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंसिक के लिए तभी तो अपन बाहर की पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंसिक पाथवे में इनिशिएशन बेसिकली एक सेल होती है जिसके बाहर डेथ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, और उन डेथ रिसेप्टर्स से आके क्या होता है, कुछ लिगेंड्स अटैच कर जाते हैं। अब जैसे ही मान लो कोई लिगेंड आके इससे अटैच करा, तो ये क्या करेंगे, ये अपने आप पास आ जाएंगे फटाफट से, ठीक है। तो ये क्या बना लेंगे, फाड बना लेंगे, FADD। FADD क्या होता है, बेसिकली इसको क्या कहते हैं, जो डेथ रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये फास्ट होते हैं, FASS, ठीक है। FAS जो होता है वो इनके रिसेप्टर्स होते हैं, और इनके साथ FAS का लेगा, मतलब ये फेस रिसेप्टर होते हैं, नहीं तो TNF रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अब फेस के साथ क्या होता है, जैसे ये फेस से आके एक लिगेंड अटैच हुआ जो कि फेस के साथ अटैच होता है, तो फिर इसने क्या किया, तीनों पास आ गए। तो FADD मैकेनिज्म, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ये पूरे मिलजुल के मरेंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, अपना जो प्रो कैस्पेस 10 होता है ना, उसको एक्टिवेट कर देते हैं कैस्पेस 8 में। प्रो कैस्पेस 10 को एक्टिवेट कर से प्रो कैस्पेस 10 और प्रो कैस्पेस जो होती है ना 8, इन 10 और 8 को वो एक्टिवेट कर देगा। जब 10 और 8 को एक्टिवेट कर देगा तो फिर वो जो फर्दर है ना वो बाकी सबको एक्टिवेट कर देंगे, और फिर उससे क्या होगा, डेथ हो जाएगी सेल की। ये अपन ने देखा इनिशिएशन, ठीक है। फिर अपन इनिशिएशन ऑफ द एक्सट्रिंसिक, अब अपन इनिशिएशन ऑफ द इंट्रिंसिक को जानेंगे। इनिशिएशन ऑफ द इंट्रिंसिक, इसके अंदर क्या होता है कि देखो जो DNA है ना, DNA से अंदर से सिग्नल गया, और ये एक पर्टिकुलर चीज़ के पास गया, अपनी बॉडी के, अपनी जो सेल के अंदर होता है वो होता है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जो होता है ना, इसका ये क्या होता है, अगर ये बाहर आया तो ये कैस्पेस को एक्टिवेट कर देगा, और अगर इसने कैस्पेस को एक्टिवेट किया तो डेथ हो जाएगी। तो ये क्या करता है, जो अपना जैसे DNA जो है ना, अगर मान लो वो ज़्यादा झेल नहीं पा रहा है तो वो सिग्नल भेज देता है सेल डेथ के लिए। तो अब ये कैसी है, साइटोक्रोम जो है ना C, ये बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कुछ पर्टिकुलर टाइप के अपन ने एंटी एपोप्टोटिक वो लगा रखे होते हैं, गेट्स होते हैं। तो जैसे कि BCL2, BCLX, MCL1, ठीक है। तो BCLX, BCL2, BCLX और MCL1। अब इसको कौन रिप्लेस कर लेता है, इसको बैड बिम बक्स बक, बैड बिम बक्स बक, ये इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब इजीली साइटोक्रोम बाहर आ जाता है, साइटोक्रोम बाहर आ जाता है तो कैस्पेस को एक्टिवेट करा देता है, कैस्पेस को एक्टिवेट करा देता है तो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अपन इसका कंटेंट पाते हैं कि देखो फास्ट रिसेप्टर जो होता है ना, वो डेथ रिसेप्टर होता है जो कि सेल के बाहर लगा हुआ होता है। इससे आके अपना फास्ट प्रोटीन जो होता है वो बाइंड कर जाता है, जो कि लिगेंड होता है, और फिर वो क्या करता है, मल्टीपल फास्ट जो होते हैं वो एक पास आ जाते हैं, मल्टीपल जो है वो पास आ जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, फाड का निर्माण करते हैं, जो कि फाड का निर्माण करते हैं विच इज़ फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। और उसके बाद ये क्या करते हैं, 8 और 10 जो 8 एक्टिवेट्स प्रो कैस्पेस 8 एंड 10 टू एक्टिवेट कैस्पेस 8 एंड 10, ठीक है। तो एक्टिवेट्स प्रो कैस्पेस, ये प्रो कैस्पेस को 8 और 10 को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो 8 और 10 कैस्पेस को एक्टिवेट कर दें।
इसके अंदर अपन ने क्या जाना, इसके अंदर अपन ने जाना एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो होता है अपना सिंगल सेल डीएनए, अपना वो जाता है, सिग्नल जाता है डीएनए से, सिग्नल यहाँ से डीएनए से गया, वो क्या जाता है साइटोक्रोम सी तक जाता है, तो वो वहाँ पे जो होता है उसके गेट्स को जाके बात करता है BCL2 BCLX, इन लोगों को बोलते हैं कि अब तुम लौट जाओ, वो लौट जाते हैं, तो बक्स बक बक बिम जो होते हैं, बक्स बक बिम बैड जो होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपने साइटोक्रोम सी को जो है साइटोप्लाज्म में आने देते हैं। जब वो साइटोप्लाज्म, क्योंकि अपनी जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंट नहीं है, साइटोक्रोम सी जो होता है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और ये किसको एक्टिवेट कर देता है, वो 8 और 10 को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट जो है अलॉन्ग विद द प्रोकैस्पेस 9, ये कैस्पेस 9 को एक्टिवेट कर देता है, अपाव 1 और प्रोकैस्पेस 9 को, और ये फर्दर क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं कैस्पेस 9 को। अब ये 8 यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, 10 और 8 यहाँ एक्टिवेट हुआ, और जो 9 है वो यहाँ एक्टिवेट हुआ, ये एक्सट्रिंसिक का था, ये जो था इंट्रिंसिक का था, ये तो अपन समझ गया। अब एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, तो अपन यही बात है कि जो होता है ना 8 और 10 यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, और 9 अपने यहाँ पे एक्टिवेट होता, ये मिलकर 3 6 7 को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, मतलब कि 3 6 7 को एक्टिवेट कर देता है, जो कि फर्दर जो होता है सेल को डिजेनरेट करा देता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद अपना क्या आता है, ये आता है एक्टिवेट कैस्पेस, और फिर अपना क्या होता है, जो कैस्पेस जो होता है ना वो टूट जाता है, और वो अपोप्टोटिक बॉडीज़ बना लेता है, और जब अपोप्टोटिक बॉडीज़ बना लेते हैं तो उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है, ठीक है। सो ये देखो, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो अपोप्टोसिस के अंदर आते हैं कि भाई सेल थी, सेल जो होती है उसकी श्रिंकेज हुई, श्रिंकेज होने के बाद जो है पिग्नोसिस हुई, पिग्नोसिस के बाद, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं नाम इसका, ठीक है। अपोप्टोसिस मार्कर्स होते हैं, और एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है, वो 2 चीज़ें होती हैं, वो क्या करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ अपोप्टोसिस अपन कैसे करते हैं, अपोप्टस मार्कर, ठीक है, अपोप्टोसिस मार्कर होता है जो कि एनेक्सिन वी होता है, एनेक्सिन वी होता है, और एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी अपन पता लगा सकते हैं। थैंक लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो नेक्रोसिस, अपन ने देखा था सेल डेथ 2 तरह से हो सकती है, एक अपोप्टोसिस और एक नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है, बेसिकली खुद कैस्पेस एक्टिवेट करके 2 तरह के रहते हैं, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक के अंदर दोनों के अंदर इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन स्टेज रहती है, वो अपन ने पूरा यहाँ पे देख लिया था, जिसके अंदर जो है यहाँ पे आके इनिशिएशन में कुछ डेथ रिसेप्टर्स रहते हैं, डोमेन बनता है, इंट्रिंसिक के अंदर जो होता है साइटोक्रोम सी होता है, जो कि बाहर निकलता है बक्स बक बैड BCL MCL को हटा के, ठीक है। एंड इसके बाद अब अपन यहाँ पे अपन ने देखा था कि भाई सेल पे स्ट्रेस लगता है तो अडेप्टेशन करता है, सेल इंजरी होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, उसके बाद इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है जैसे सेल डेथ। तो नेक्रोसिस बेसिकली होती है, नेक्रोसिस अभी अपन ने सुसाइड पढ़ा, सुसाइड के बाद अब अपन पढ़ेंगे डेथ, ठीक है। सो नेक्रोसिस इज बेसिकली एक डेथ हो जाती है सेल की, और जब ये होती है ना तो इसके बाद इन्फ्लामेशन, एक रोना तो होता ही है, तो इन्फ्लामेशन जो होता है ना वो तो अकम्पनी होता ही है, ठीक है। सॉरी, अपना जो होता है ना इन्फ्लामेशन जो होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन तो आती ही है। तो बेसिकली नेक्रोसिस में क्या होता है कि सेल जो होती है ना वो डेड हो जाती है इन द लिविंग बॉडी, नेक्रोसिस में सेल डेड हो जाती है लिविंग बॉडी के अंदर। लोकलाइज एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू फॉलोड लेटर बाय डी बेसिकली क्या होता है, एक लोकलाइज एरिया जो होता है ना, मतलब इसमें एक लौती सेल नहीं मरती, जैसे अपन ने उसके अंदर पढ़ा था कि एक लौती सेल मरती है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, तो इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो गया, इसके अंदर एक लौती सेल भी नहीं मरेगी, इसके अंदर लीकेज भी होगी, जो अपन ने पढ़ा था उसमें लीकेज नहीं होती, इसमें लीकेज भी होगी, ठीक है। और होता कैसा है कि बाय डिग्रेडेशन ऑफ, अपन क्या होता है जैसे लोकलाइज एरिया ऑफ डेथ ऑफ द टिश्यू फॉलोड लेटर बाय डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यू, पहले तो डिग्रेड होता है टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उसका बाद अपना आता है सेल्स जो होती है ना डेड हो जाती है लिविंग बॉडी के अंदर। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, जैसे नेक्रोसिस के अंदर ही, नेक्रोसिस में नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस के बीच में डिफरेंस, इसके अंदर सिंगल सेल होती है, इसके अंदर जो है ग्रुप ऑफ सेल होती है, इसके अंदर जो है ATP की रिक्वायरमेंट थी, इसके अंदर ATP के, देखो मर्डर में कैसे किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दूसरा आदमी आके मार जाएगा, इसके अंदर गट्स नहीं है तो रिक्वायर ATP। इन्फ्लेमेशन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन जो होता है प्रेजेंट होता है। ये फिजियोलॉजिकल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकली भाई बॉडी को नीड है कि भाई थोड़े से मर जाने चाहिए, तो फिजियोलॉजिकली पैथोलॉजिकली ये जो होता है ना नेक्रोसिस की वही सेल डेथ हो रही है वो पैथोलॉजिकली ही पॉसिबल है, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे 5 तरह की होती है, एक अपना होता है कोएगुलेटिव, एक होता है अपने लिक्विफैक्टिव। अब देखो मतलब नेक्रोसिस को अपन देखना पड़ेगा नेक्रोसिस में, ठीक है। तो एक अपना होता है कोएगुलेटिव, कोएगुलेटिव, ठीक है। तो पहले कोएगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, कैसियस, ठीक है, उसके बाद अपना फैट, और अपना फिर लास्ट के अंदर आता है अपना फिब्रिनॉइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इन सबको याद करना,
ठीक है। तो CC सबसे पहले तो कोएगुलेट CLC, ठीक है, CLC फाफी, CLC फाफी, ठीक है, CLC फाफी, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। जिसके अंदर CLC के अंदर अपना आता है कोएगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, केसियस, फैट एंड फिब्रिनॉइड। तो अपन इन सबको इंडिविजुअली पढ़ते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन पहले अपन इनका देखते हैं। देखो कोएगुलेटिव जो होता है ना, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, इसकी होने की बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन है कि इसमें क्या होता है, इसमें कोएगुलेशन हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है अपनी जो होती है सेल की डेथ हो जाती है। तो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। उसके बाद फिर लिक्विफैक्टिव के अंदर क्या होता है, लिक्विफैक्टिव जो होता है ना उसको कॉलिक्वेटिव भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कॉलिक्वेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कैसियस, कैसियस बेसिकली क्या होता है, कैसियस मतलब होता है चीज़। तो ये जो होता है ना, ये होता है थोड़ा थोड़ा चीज़ टाइप का, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, चीज़ कैसी होती है, चीज़ थोड़ी ग्रैन्युलर सी होती है, तो इसमें ग्रैन्युलर होता है। फिर फैट के अंदर क्या होता है, फैट वाली कहाँ पे आती है, जहाँ पे भी फैट रिच लोकेशन होती है। फैट रिच लोकेशन कौन सी होती है, जैसे कि फीमेल ब्रेस्ट हो गया, पेनक्रियाज हो गया, मिजेंट्री हो गया। उसके बाद फिर फिब्रिनॉइड की अगर अपन बात करें तो ब्लड वेसल वॉल जो होती है ना, ब्लड वेसल वॉल मीडिया जो होती है, वो जो होती है उस पर काम करता है फिब्रिनॉइड। तो अपन इन सब का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले अपन इसमें जानना क्या, अपने को इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉजेज देखेंगे, ग्रॉस देखेंगे और माइक्रोस्कोपी देखेंगे। बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली क्या दिखता है, कॉजेज क्या है और इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले अपन कोएगुलेटिव पाते हैं, जिसके अंदर जो है मोस्ट कॉमन होता है। अब अपन किसी भी सेल के अंदर जो होता है ना, सेल का क्या क्या होता है, जैसे एक मान लो एक सेल है, तो एक तो अपन इसकी बॉर्डर देखते हैं। बॉर्डर देखने के बाद अपन जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म देखते हैं। साइटोप्लाज्म देखने के बाद अपन न्यूक्लियस देखते हैं। मेन 3 चीज़ें होती हैं, राइट। तो इन 3 चीज़ों को अपन देखेंगे। इसके बाद इन 3 चीज़ों के अंदर जो है ना, अपन ने सबसे पहले देखा कोएगुलेटिव। कोएगुलेटिव के अंदर क्या होगा, कोएगुलेटिव जो है मोस्ट कॉमन है। इसमें सिर्फ जो अपना आर्किटेक्चर है ना, वो समला हुआ रहता है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। आर्किटेक्चर जो है वो अपना इंटैक्ट रहता है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, उसको गोस्ट सेल कहते हैं, क्योंकि देखो इसकी सिर्फ बाहर की ही बॉडी बाहर रह रही है, ठीक है। मतलब कि जैसे भूत होता है, वो सिर्फ उसकी सिर्फ एक आउटलाइन ही होती है, अंदर से तो वो दीवार को आर पार कर जाता है ना। तो इसलिए जो होता है घोस्ट सेल भी अपन इसको कहते हैं, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिकॉग्नाइज, क्योंकि ऑब्वियसली इसका आर्किटेक्चर बच गया तो अपन इसको इजीली अपन रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कौन सी सेल है। फिर अपना आता है लिक्विफैक्टिव। लिक्विफैक्टिव नाम से ही है कि भाई लिक्विड स्टेट के अंदर लेके आ जाता है। लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होता है, तो टिश्यू जो होता है ना उसको सेमी फ्लूइड मटेरियल जो है उसके अंदर बदल देता है, ठीक है। इसके अंदर अब वो फ्लूइड ही हो गई, कोई चीज़ जो सेल थी वो बिल्कुल फ्लूइड ही हो गई, तो फिर उसके अंदर ना उसकी अपना जो बचा, ना अपना आर्किटेक्चर बचा, ना साइटोप्लाज्म बचा था, ना न्यूक्लियस बचा था। ये तीनों ही चीज़ें नहीं हो पाती हैं। उसके बाद फिर अपन ने कैसियस के अंदर क्या होता है, जैसे चीज़ जैसा, ठीक है। चीज़ कैसा होता है, थोड़ा ग्रेन्युलर होता है, ठीक है। तो ये ग्रेन्युलर है। जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इसमें भी तीनों चीज़ें लॉस्ट हो रही हैं, इसमें भी तीनों चीज़ें लॉस्ट हो रही है, पर ये सेमी फ्लूइड मटेरियल बन रहा है और ये ग्रेन्युलर डेब्रिस बन रहा है। ये थोड़ा ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। फैट के अंदर क्या होता है, ये फैट रिच लोकेशन। अपन पहले इन 3 को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उन 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़, कॉजेज़। कॉजेज़ क्या होता है, जैसे मैंने बोला कोएगुलेशन। कोएगुलेटिव कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो कैसे रुक जाता है, जैसे या तो वहाँ पे बर्न हो जाए, या वहाँ पे इस्चेमिक कंडीशन आ जाए, ठीक है, या फिर ज़ेंकर डीजनरेशन। तो मेनली तो इस्चेमिया और माइल्ड बर्न की सिचुएशन के अंदर अपना कोएगुलेटिव आएगा, ठीक है। जहाँ पे खून रुक गया, खून कैसे रुक गया, या तो जल गया या फिर वो इस्चेमिक सिचुएशन बन गई। उसके बाद लिक्विफैक्टिव जो है ना, इसमें भी इस्चेमिक है, पर इस्चेमिक का सिर्फ ब्रेन वाला है, ठीक है। इस्चेमिक ब्रेन जो है ना, ये इसका जो है एक्सेप्शन है कि इस्चेमिक ब्रेन कोएगुलेटिव में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद फिर अपना कौन सा आता है, पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक पायोजेनिक बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन जो होता है ना, उसमें भी लिक्विफैक्टिव, मतलब वो गीला कर देता है पूरा, मतलब फ्लूइड बना के छोड़ देता है। उसके बाद अपना कैसियस के अंदर अपना जो है हर जगह ट्यूबरक्लोसिस अपना नाम आता ही रहता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ग्रैन्युलर सिचुएशन अपनी सेल्स की आ जाती है। सिफिलिस के सिचुएशन में भी वैसे ही हो जाता है। उसके बाद फिर अपन देखेंगे भाई ग्रॉस अगर अपन देखें कोएगुलेटिव जो होगा, तो कोएगुलेट कर रहा है, मतलब कि वहाँ पे कुछ फूल रहा है, उस जगह का कोएगुलेशन हो रहा है। कोएगुलेशन में तो एक स्वेलो तो अपन कर ही देंगे, और फिर स्वेलो और वहाँ पे रंग भी उड़ जाएगा। तो स्वेलो पेल जो है ना, वो तो अपने को याद रखने हैं कि भाई अगर कोई चीज़ कोएगुलेट कर गई है, कोई चीज़ बीच में रुक गई है, गोला बन गया है, तो वो जो है ना एक तो लाइट कलर का हो जाएगा, लाइट कलर के अलावा जो है वो फूल जाएगी वो जगह, तो अपना जो होगा स्वेलन होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें कि ये सॉफ्ट, फिर इसके अंदर लिक्विड है,
लिक्विड कैसा होता है भाई, सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट होगा विद लिक्विफाइड सेंटर सबसे पहली चीज़। और एक लिक्विड जो होता है वो ऐसे हवा में तो तैरते नहीं रहेगा, तो एक सिस्ट वॉल जो होती है ना उसके साइड के अंदर बन जाती है लेटर, बाद में सिस्ट वॉल जो होती है वो लेटर फॉर्म हो जाती है। उसके बाद अगर अपन बात करें कैसियस की, तो कैसियस अपना बिल्कुल चीज़ जैसा होता है। चीज़ कैसा होता है, ड्राई होता है, ड्राई के अलावा येलोइश होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रेन्युलेटेड होता है, नॉर्मल सी चीज़ है। उसके बाद माइक्रोस्कोपी की अपन बात करते हैं। माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, देखो माइक्रोस्कोपिकली ये जो होता है ना, इसके अंदर ये जो है भूत है, गोस्ट सेल। तो गोस्ट सेल को ही अपन टॉम्बस्टोन, टॉम्बस्टोन बेसिकली वही होता है जो कि अपना क्या बोलते हैं, अपन जो कब्र के ऊपर लगाते हैं, तो टॉम्बस्टोन, ठीक है। टॉम्बस्टोन अपीयरेंस इसकी होती है। उसके बाद फिर लिक्विफैक्ट, अब लिक्विड वाली चीज़ की कैसी अपीयरेंस होगी, तो जो भाई इसका कोई आर्किटेक्चर नहीं है ना, सेलुलर डिटेल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस एक सिस्ट वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी ये माइक्रोस्कोपिकली भी ऐसा ही दिखता है। कैसियस, कैसियस कौन सा है, चीज़ लाइक वाला है। चीज़ लाइक वाला के अंदर ग्रेन्युलर डेब्रिस है, तो इसमें ग्रेन्युलोमस इन्फ्लेमेशन जो है इसके अंदर ऑब्जर्व होता है। इसके बाद अपन दो अलग से पढ़ेंगे, जो कि मैंने बोला था कि एफ वाले, ठीक है। सबसे पहले अपन ने पढ़े CLC अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन फाफी पढ़ेंगे, ठीक है, फीफा, ठीक है, फिब्रिनॉइड और फैट। तो फैट के अंदर अपना कौन सा होता है, फैट वाला कहाँ पे होता है, फैट रिच लोकेशंस के अंदर होता है ये। फिब्रिनॉइड वाला कौन सा होता है, ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल वॉल मीडिया के अंदर होता है। फिब्रिन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल के मीडिया में प्रेजेंट होता है। तो फिब्रिनॉइड कहाँ पर है, ब्लड वेसल वॉल मीडिया। और फैट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फैट अपने ब्रेस्ट के अंदर फीमेल्स की, फिर पेनक्रियास के अंदर, और अपना जो है क्या बोलते हैं, मीजेंट्री के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद फिर मैंने बोला कि भाई ये होता मतलब ये कॉजेज इसके क्या है, तो कॉजेज इसके कौन कौन से हो सकते हैं, कॉजेज अपने हो सकते हैं पेनक्रियास, ब्रेस्ट, मीजेंट्री, ठीक है, MBP, ठीक है। तो बेसिकली फैट वाला क्या है, महाबकचोद पर्सन है, ठीक है, तो महाबकचोद पर्सन, ठीक है। तो मीजेंट्री, ब्रेस्ट और पेनक्रियास, इनके अंदर पेनक्रियाट, अक्यूट पेनक्रियाट क्या बोलते हैं, अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। ट्रॉमा ब्रेस्ट के अंदर तो ट्रॉमा की वजह से होगा, इन्फ्लेमेशन के मीजेंट्री के अंदर जो होगा इन्फ्लेमेशन की वजह से होगा। तो ये हो गया। इसके बाद फिर इसके अंदर जो है इसकी क्या कॉज क्या है, इसका वेस्कुलराइटिस। ऑब्वियसली देखो वेसल्स की अगर बात चल रही है, तो वेस्कुलराइटिस अगर हो गया तो उस वजह से जो है अपना फाइब्रिनॉइड में आएगा। उसके बाद अपना लास्ट आएगा येलोइश, जो है येलोइश वाइट। अब अपना जो है इसकी वो वही आ जाता है कि भाई दिखती कैसे है, ठीक है। तो फैट वाली जो होती है येलोइश वाइट जो होते हैं, वैसे येलोइश वाइट डिपोजिशन इसकी होती है, और चौकी वाइट अपीयरेंस भी इसकी होती है, ठीक है। चौक जैसा और येलो रंग का रहता है फैट वाला। फिर अगर अपन फिब्रिनॉइड की बात करें, तो हाइलाइन पिंक, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बात चल रही है, तो एक मात्र हो जाता है पिंक कलर का आता है, हाइलाइन पिंक कलर होता है, ठीक है। और फिर अगर अपन इसके माइक्रोस्कोपी देखते हैं तो क्लाउडी अपीयरेंस देता है, फैट है तो क्लाउड जैसी अपीयरेंस देता है, ठीक है। और अपना फिब्रिनॉइड है, फिब्रिनॉइड जो होता है हाइलाइन पिंक कलर देता है। तो यहाँ पे हाइलाइन की बात करेंगे, वेसल्स की बात करेंगे, ब्लड वेसल की उसके स्टॉपेज की बात करेंगे। इसके अंदर अपन जो है फैट रिच लोकेशन की बात करेंगे। फिर अपन पेनक्रियास, ब्रेस्ट, मीजेंट्री की बात करी, येलोइश वाइट होता है, चौकी वाइट होता है, और उसके बाद फिर क्लाउड अपीयरेंस की बात करी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक नेक्रोसिस। वापस से नेक्रोसिस होता है क्या, मर्डर ऑफ द सेल होता है, जो होता है सिंगल सेल के अंदर नहीं होता है, ज़्यादा सेल के अंदर होता है। इसके अंदर इन्फ्लेमेशन भी होता है, इसके अंदर लीकेज भी होती है। उसके बाद फिर जो होता है इसके अंदर ATP की अपने को ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सामने वाला आके मार रहा है, पैथोलॉजिकली ही होता है। जो अपोप्टोसिस से जो फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल दोनों होता है। इसके अंदर कोएगुलेटिव हो सकता है, लिक्विफैक्टिव हो सकता है, कैसियस हो सकता है, और फीफा, फिब्रिनॉइड और फैट हो सकता है। इसके बाद फिर इसके इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देखें, इंट्रोडक्शन के अंदर कोएगुलेटिव जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, कोएगुलेशन की वजह से होता है, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन होता है। फिर इसके अंदर अपना जो है सिर्फ आर्किटेक्चर जो है वो अपना प्रिजर्व रहता है। लिक्विफैक्टिव के अंदर आर्किटेक्चर, तीनों चीज़ें खराब हो जाती है, कैसियस में तीनों चीज़ें खराब हो जाती है, लास्ट के दो के अंदर इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेढ़ों को फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर इसके अंदर आता है कॉजेज़ के अंदर जो है अपना कोएगुलेशन कहाँ कहाँ पर होता है, इस्कीमिया की कंडीशन के अंदर हो जाता है, या फिर जो है अपना माइल्ड बर्न। इन दोनों सिचुएशन के अंदर जो है कोएगुलेशन रुक जाता है। लिक्विफैक्टिव के अंदर क्या होता है, लिक्विफैक्टिव के अंदर अपन से सोच सकते हैं भाई लिक्विड हो रहा है, ठीक है। लिक्विड के अंदर इस्कीमिया इसका पहली बार कॉमन आएगा इस्कीमिया, पर वो ब्रेन वाले इस्कीमिया की बात चलेगी सर, पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी, ठीक है। और फिर अपना केशियस होता है, केशियस के अंदर माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस होता है, और मतलब ट्यूबरकुलोसिस केशियस वाली सिचुएशन को कॉज कर रहा है। उसके बाद फिर बाकी सारे जो छोटी मोटी चीज़ें थी, सो इसमें और कुछ नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट नेक्रोसिस। थैंक यू।
स्टार्ट करते गैंग्रीन से। गैंग्रीन बेसिकली क्या होता है, गैंग्रीन जो होता है ना अपना अपन ने पढ़ा था नेक्रोसिस जो होता है ना, नेक्रोसिस का फर्दर एक्सटेंशन जो होता है ना वो गैंग्रीन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ना सिर्फ सेल डेथ होती है बट सेल डेथ होने के बाद उसका डिकम्पोजिशन भी चालू हो जाता है, ठीक है। तो गैंग्रीन इज नेक्रोसिस एसोसिएटेड विद सुपर क्या बोलते हैं सुपर रिलेट प्यूट्रीफैक्शन। प्यूट्रीफैक्शन बेसिकली क्या होता है, डिकम्पोजिशन। तो गैंग्रीन इज नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रीफैक्शन। गैंग्रीन जो होता है वो ड्राई तरह का हो सकता है, वेट तरह का हो सकता है। वेट का ही दूसरा पार्ट है अपना गैस गैंग्रीन, ठीक है। तो ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन के अंदर अगर थोड़े से बैक्टीरिया ने अटैक किया ना तो ड्राई है, नॉर्मल सी सिचुएशन है। पर अगर बहुत सारे बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया ना तो वेट गैंग्रीन है। अगर अबंडेंट अमाउंट ऑफ जो है ना बैक्टीरिया अपने वहाँ पे आते हैं तो अपना जो होता है ना टिश्यू को लिक्विफाई कर देता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो ड्राई गैंग्रीन की अगर अपन बात करें, ड्राई गैंग्रीन जो होता है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस टाइप का होता है। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, बेसिकली कोएगुलेशन हो सकता है। तो एस्चीमिया इसका पार्ट था कि एस्चीमिया की सिचुएशन के अंदर हो जाता है, ठीक है। और अपना जो है एक और तरीके, एक और कुछ था याद नहीं आ रहा मेरे को, कोई ना। तो डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स के अंदर जो होता है ड्राई गैंग्रीन आपने क्या होता है बिल्कुल कोने जैसे पैरों के टिप्स हो गए, ठीक है, उन टिप्स पे मिलता है। तो डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स, ठीक है, उनमें मिलता है, ठीक है। और ये क्या क्या होता है, ड्यू टू स्टीमिया, जो कि मैंने बताया कि ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी होता है, स्लोली डेवलपिंग होता है, कि जो है ना ज़्यादा जल्दी डेवलप नहीं करता क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पे कम है, ठीक है। और इसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन क्लियर होती है, अपने को क्लियरली पता चलता है कि कितना पार्ट सड़ा हुआ है और कितना पार्ट नॉर्मल है, ठीक है। वो लिक्विफेक्टिव नहीं है ना, लिक्विड को अपन नहीं पता लगा सकते क्योंकि वो स्पिल्ड है, तो उसके अंदर अपन कोई क्लियर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। बट ड्राई के अंदर अपन क्लियर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। उसके अंदर अगर अपन ग्रॉस की बात करें कि दिखता कैसा है, तो ड्राई दिखता है, श्रंकन दिखता है, मतलब वो काला होकर सड़ के श्रंक हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्राई गैंग्रीन। उसके बाद वेट गैंग्रीन पे आता है। वेट गैंग्रीन में क्या होता है, मैंने बताया था कि अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं और फिर क्या होता है बहुत सारे बैक्टीरिया के जो होता है वो लिक्विड कर देते हैं। और लिक्विड ये करते कहाँ पे, कि यूजुअली जो मॉइस्ट जगह होती है ना वहाँ पे करते हैं। जैसे मॉइस्ट जगह कौन कौन सी होती है, बोयल होता है, लंग होता है, माउथ होता है, सर्विक्स होता है, जो कंटिन्यूसली वेट रहने वाली जगह है। उसका डेवलप्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बोथ वे। अब इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर अपना वो हो रहा था, स्टीमिया की सिचुएशन हो रही थी, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी। इसके अंदर ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी और वेन्स दोनों की बात होगी और ये तेज़ी से फैलता है, इसकी कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो डायबिटिक फुट है, ठीक है। इसकी ग्रॉस के अंदर क्या आता है, इसके ग्रॉस के अंदर आता है सॉफ्ट होता है, सॉलिड। अब वही अपना जो लिक्विड वाली चीज़ है बोलेंगे, लेकिन सॉफ्ट होगा, सॉलिड होगा, ब्लैक होगा, ठीक है, और रोटेन होगा, जो कि ऑब्वियसली गैंग्रीन मतलब ही रोटेन। इसके बाद अगर अपन बात करें ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन के बीच के कंपैरिजन की, तो ड्राई गैंग्रीन वेट गैंग्रीन के कंपैरिजन के अंदर में क्या करेंगे, साइट की अगर अपन बात करें तो कॉमनली यहाँ पे लिम्स में होता है। वेट गैंग्रीन जो होता है ना वो मोर कॉमन इन बोवेल होता है, ठीक है। ये कॉमनली लिम्स, मैंने अभी बताया कि डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स की बात चल रही थी, ठीक है। इसके अंदर मोर कॉमन इन द बोवेल, मतलब कि मॉइस्ट पार्ट और बोवेल हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। इसके अंदर जो है अपना आर्टीरियल ब्लॉकेज आ रहा था, इसके अंदर ब्लॉकेज ऑफ बोथ आ रहा था। इसके अंदर जो है ड्राई होता है, श्रंकन होता है, ब्लैक होता है। इसके अंदर जो है लिक्विड हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, सॉफ्ट होता है, स्वेलन होता है। प्यूट्रीफैक्शन मतलब कि सड़ना, ये जो होता है लिमिटेड होता है। इसका जो होता है कोई लिमिटेड नहीं होता, बहुत ज़्यादा लेवल तक इसमें जाता है। लाइन ऑफ डिमार्केशन इसके अंदर जो होती है प्रेजेंट होती है और इसके अंदर जो होती है प्रेजेंट नहीं होती। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव, क्योंकि ऑब्वियसली जरासीत होते हैं वो क्या ही ग्रो करेंगे, यहाँ तो न्यूमरस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट रह जाते हैं। उसके बाद फिर प्रोग्नोसिस की याद करें तो जनरली बेटर ड्यू टू, मतलब कि छोटा सा ही एरिया है तो इसलिए अपने को क्लैरिटी से पता चल जाता है, इजीली पता चल जाता है। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ी डायग्नोसिस अपनी पुअर आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो है अपना गैंग्रीन में अपन ने ड्राई पे जाना और अपन ने वेट जाना। ड्राई के अंदर अपन ने सारे वो जाने कि भाई एक ड्राई जो वो कॉर्नर पैरों के अंदर होता है, पैरों के अंदर होता है ना, छोटा सा पार्ट हो जाता है, वो सड़ जाता है, काला हो जाता है, ठीक है, और ड्राई होता है। और उसके अंदर क्या होता है, उसमें पेन भी होता है, पेन मतलब मेनली वैसे वेट गैंग्रीन का ज़्यादा पार्ट है, बट स्टिल इसके अंदर ड्राई होता है, श्रंकन होता है, ब्लैक होता है, स्लोली डेवलप करता है, डिमार्केशन क्लैरिटी से अपन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस उसकी थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। और अपना जो है स्टीमिया की वजह से होता है, आर्टीरियल ब्लॉकेज की वजह से इसमें वेट गैंग्रीन के अंदर आर्टीरियल प्लस वीनस दोनों आ जाएंगे। अबंडेंट गैंग्रीन, अबंडेंट बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होता है। डायबिटिक फुट इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अपने पढ़ा था गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन किसका पार्ट है, वेट गैंग्रीन का पार्ट है। गैस गैंग्रीन के अंदर क्या होता है, स्पेशल फॉर्म्स ऑफ वेट गैंग्रीन जो होती है ना, कि एक स्पेशल फॉर्म है वेट गैंग्रीन का, ठीक है। इससे क्या होता है कि गैस फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडिया जो होता है ना वो आ जाता है, गैस फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडिया। तो ये बेसिकली गैसेज रिलीज करता है, तो गैस फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडिया का आना वेट गैंग्रीन के अंदर जो होता है गैस गैंग्रीन को कॉज करता है। ये ग्रॉस में कैसा दिखेगा, भाई गैस कहीं पर होगी तो स्वेलन होगा, ठीक है, इडीमेटस होगा, ठीक है, इडीमा वाली सिचुएशन होगी। दिस इज पेनफुल, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंटली कि दिस इज पेनफुल। सो दिस इज ऑल अबाउट गैंग्रीन।
स्टार्टिंग विद द टॉपिक इन्फ्लेमेशन बेसिकली कहता है कि बैक्टीरिया जो होता है ना, जब बॉडी के अंदर आता है तो वो इन्फेक्शन क्रॉस करता है। तो जो ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, वो बैक्टीरिया के साथ क्या करती है, तो वो इन्फ्लेमेशन करती है ताकि बैक्टीरिया को अपोज करा जा सके। तो अपोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन एक तरह से इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं। इन्फ्लेमेशन जो होता है अक्यूट तरह का हो सकता है, क्रॉनिक तरह का हो सकता है। अक्यूट ऑब्वियसली रैपिड ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, एडिमा कॉज करता है। क्रॉनिक जो होता है वो स्लो होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, एडिमा कॉज नहीं करता है, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन करता है। अक्यूट के अंदर जो होता है, अक्यूट के अंदर अपन एक देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर अपन देखा है टॉन्सिलाइटिस के अंदर क्या होता है, रेड हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, पेन हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। अपन ने मेन ही चीज़ें पढ़ी थी उस दिन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसको रूबर, कॉलर और डोलर कहते हैं। अक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है वो वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट्स होता है। तो बेसिकली वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, फिर वेसोडाइलेशन होगा, फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बाद जो है इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी आएगी, वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा फिर स्लोइंग और स्टेसिस आएगी, जो कि इंक्रीज इन आरबीसी होता है। फिर अपन ने घूमने के अंदर मार्जिनेशन, रोलिंग, एडेशन, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटेक्सिस और फेगोसाइटोसिस होगा। फिर इसके अंदर जो है कॉम्प्लीमेंट्री एडेशन मॉलिक्यूल जो वो पीई गिव पीई, ठीक है। पीई जो का जो टीचर होता है वो पीई का टीचर ही बाद में बन जाता है। तो इसका जो है CLL लुइस की एक्सेस की शादी हो रही थी, CLL लुइस की इससे हो रही थी, इसकी जो है एल सिलेक्टेंस हो रही थी, इसके B21 B1 इंटीग्रेन से हो रही थी, इसकी पी कॉम्प्लीमेंट से हो रही थी। ये सब था। इसके अलावा जो है इसका एग्जाम्पल था अपना कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये तो अपना अक्यूट इन्फ्लेमेशन, अक्यूट अपने को याद रह जाएगा, ठीक है। वेस्कुलर और सेलुलर इवेंट। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या है कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन आएगा, इन्फ्लेमेशन भी इसका साथ आता है, टिश्यू इंजरी हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉन डिग्रेडेबल एंटीजन होता है, वो जो होता है वो आ जाता है बॉडी के अंदर। फिर वो जो होता है वो उसके सबसे पहले तो प्रेजेंटिंग सेल्स आती हैं। कौन सी सेल्स प्रेजेंटिंग, एंटीजन आया तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब डिग्रेड नहीं कर पाती है तो वो जाती है अपने टी सेल के पास, हेल्पर सेल के पास। वो जो रहता है वो 3 साइटोकाइनिन रिलीज करते हैं, इंटरफेरॉन, गामा, इंटरल्यूकिन और TNF। इंटरफेरॉन जो होता है वो मोनोसाइट को उठा के मैक्रोफेज बना के उसको जाइंट सेल बना देता है। इंटरल्यूकिन जो होता है वो अपना क्या करता है, वो टी लिम्फोसाइट को उठा के टी लिम्फोसाइट बनाता है। TNF जो होता है वो फाइब्रोब्लास्ट को उठा के फाइब्रोब्लास्ट बनाता है, तो उसका थोड़ा बहुत प्रोलिफरेशन कर देता है। ये इस तरह से ये बाद में दिखती है, जिसके अंदर जाइंट सेल्स होती है, बाहर टी लिम्फोसाइट होता है, उसके बाद बाहर फाइब्रोब्लास्ट होता है। टाइप्स ऑफ जाइंट सेल्स की होती है, फॉरेन बॉडी सेल्स होती है, लैंगरहैंस होती है और ट्राउटेल होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट अक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। थैंक यू। ट्यूबरक्लोसिस से चालू करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है। पल्मोनरी ट्यूबर मतलब वैसे तो अपने एग्जाम में तो ट्यूबरक्लोसिस पूछ रहे हैं, पर मेनली अपने को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बताना है। अभी ऑब्वियसली क्या होता है, अपन को पता है कि भाई कंटेजियस होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसकी ड्रॉपलेट्स की होती है, हवा के अंदर रहती है और कई घंटों तक रहती है। तो कोई भी इंसान अगर आसपास से निकल रहा है तो हर ड्रॉपलेट के अंदर 400 बेसिलाई होते हैं, ठीक है। 400 बेसिलाई इसके पल्मोनरी मतलब ट्यूबरक्लोसिस के। तो वो जो है ना उसको इनहेल कर लेते हैं, इनहेल करने के बाद उसके अंदर चले जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, सबसे पहले उसकी एंट्री होती है ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से लंग्स के अंदर, लंग्स से ब्रोंकियोल्स के अंदर, ब्रोंकियोल से लेके एल्वियोलाई के अंदर। अब ये एल्वियोलाई तक चले जाता है। जब एल्वियोलाई तक चलेगा तो अपनी ऑब्वियसली अपनी बॉडी क्या करेगी, एक इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी। तो इम्यून रिस्पॉन्स जब वो शो करती है ना, इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स से ग्रेन्युलोमा हो जाता है। होता क्या है, वहाँ पे आके मैक्रोफेज आ जाते हैं और इम्यून सेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख मैक्रोफेज अपना जो है ना एल्वियोलाई के अंदर मैक्रोफेज और इम्यून सेल्स आ गई एज अ पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसने यहाँ पे आके क्या करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो है स्पेस ज़्यादा भर गई है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन कौन सा होगा, हाइपर सेंसिटिविटी इन्फ्लेमेशन यहाँ पे कॉज होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसकी स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ TB। ये इसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन में भी लिखेंगे कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को ये अफेक्ट कर चुका है, ठीक है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन अब अपने को इन जनरल दिखता नहीं है, बेसिकली कई लोगों के अंदर डॉर्मेंट स्टेज में होता है। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, लेटेंट और एक्टिव। प्राइमरी, लेटेंट और एक्टिव, ठीक है। तो प्राइमरी जो होता है ना, प्राइमरी अपना बिल्कुल नॉर्मल सा, इसके अंदर जो होता है ना 1 या 2 वीक आफ्टर द एंट्री अपने को जो है साइंस एंड सिम्टम्स आने लगते हैं। बहुत सिवियर कफ होता है, चिल्स होता है, म्यूकस सिक्रीशन होता है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस, इन जनरल जब अपन फालतू सब में लिखते हैं ना वही वाले लिखना है। लेटेंट स्टेज क्या होता है, लेटेंट स्टेज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अपना जो मैक्रोफेज होता है ना वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो अपने जो है ना डॉर्मेंट स्टेज के अंदर अवेलेबल रहता है। तो बैक्टीरिया जो होता है ना वो एनगल्फ हो जाता है मैक्रोफेज के द्वारा और उसके बाद वो रहता है, लिव्स इन द डॉर्मेंट स्टेज, ठीक है। इसके कोई सिम्टम्स नहीं होता है, ये स्प्रेड नहीं कर सकता। ये वाला अपना जो प्राइमरी है ये स्प्रेड कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान इसमें छींक रहा है, खांस रहा है, तो इस वजह से ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। और फिर जो होता है ना आफ्टर, उसके बाद जब होता है आफ्टर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब इम्यूनिटी डेफिशिएंसी हो जाती है, जब इम्यूनो सप्रेस हो जाता है किसी भी XYZ रीजन से, ओल्ड एज है या फिर कोई और बीमारी हो गई, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे अपना इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और अपना क्या करता है, ये जो होता है ना ये अपना जो बैक्टीरिया था वापस से मल्टीप्लाई करने लग जाता है और सिक कर देता है, मतलब कि इंसान को TB हो जाता है। तो TB अवेलेबल ऑलरेडी था पर होता बाद में है जब इम्यूनो डेफिशिएंसी हो। अब इसके अंदर अपन वही नॉर्मल जो
जो चीज़ें लिखेंगे भाई कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर की किस किस को हो सकता है। तो अगर आप एक ऐसी सिटी के अंदर रहते हो, अगर आप एक ऐसे देश में रहते हो जहाँ पे टीबी का होना ज़्यादा है, तो माइग्रेशन फ्रॉम दैट सिटी, ठीक है। उसके अलावा ओवर क्राउडेड जगह, नहीं तो जेल होती है वहाँ पे होता है, ठीक है। या फिर जहाँ पे उतना ज़्यादा साफ़ सफाई मेंटेन नहीं की जाती है, उस स्थिति में होता है माल न्यूट्रिशन, क्योंकि माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा, इम्यून डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर। या फिर अपन कोई वो ड्रग्स लेते हैं आईवी वाले, तो आईवी रूट्स के अंदर किसी और ने भी क्या था, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। और भी मतलब अपने मतलब इन जनरल जो अपना होता है ना, कोई भी बीमारी फैलने का जो तरीका होता है वो कि भाई क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर किसी कॉन्टैक्ट थे, ओवर क्राउडेड जगह पे थे, साफ सफाई नहीं रखी, माल न्यूट्रिशन थे, माइग्रेशन हुआ फ्रॉम द प्रिवेलेंस सिटी से प्रिवेलेंट कंट्री जहाँ पे ज़्यादा टीबी होता है, उस कंट्री से आप आए हो, या फिर आप सब्सटेंस अब्यूज़ करते हो, या फिर आपका जो है इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, नहीं तो आप एल्कोहलिक हो, ठीक है। उसके बाद अपने ट्रांसमिशन की अगर अपन बात करें तो ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, और हर ड्रॉप के अंदर जो होता है 400 बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं। वो 400 बेसिलाई को जब आप इनहेल कर लेते हो, तो इनहेल करने के बाद क्या होता है, वो आपके लंग्स में जाता है, लंग से वो ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से लंग में जाता है, लंग से ब्रोंक्यूल में जाता है, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई में जाता है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, फिर इम्यून रिस्पॉन्स आता है, इम्यून रिस्पॉन्स आने के बाद जो तब मैक्रोफेज आके उसको एनगल्फ कर लेता है, इस वजह से वहाँ पे एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाती है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स वही आएंगे जो अपन ने यहाँ पे जो अपन ने रिस्क फैक्टर्स के अंदर बताया, मतलब कॉजेज के अंदर अपन ने देख लिया कि किस किस सिचुएशन में हो रहा है। कॉजेज के बाद अपन जो लिखेंगे साइंस एंड सिम्टम लिखेंगे, तो साइंस एंड सिम्टम वही होता है कि देख कफ होता है, फीवर होता है, चिल होता है, नाइट स्वेट होता है, ठीक है। उसके अलावा कई बार जो होता है अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, तो या तो वो कैंसर की वजह से हो सकता है, नहीं तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है। एक सेकंड, और उसके बाद फैटिक, एक सेकंड रुक जाओ यार, उसके बाद फिर फैटिक से हो सकता है, ठीक है। और पेन इन चेस्ट के अंदर पेन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अपने को वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन के बाद जो है फ्लूइड अराउंड लंग, अगर लंग्स के अराउंड फ्लूइड हो जाता है तो अगेन पेन वाली सिचुएशन हो जाती है। तो अगर अपन इसकी देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी अभी तक मैंने जो समझाई है वही है कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, सारे जो अंदर जो जा रहा है ना, वो वाली पूरी सिचुएशन है कि कैसे जा रहा है कि भाई लंग से जा रहा है, लंग से ब्रोंकियल से एल्वियोलाई। फिर यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एल्वियोलाई जब वो पहुँच जाता है वहाँ पे मल्टीप्लाई करना चालू करता है, फिर अपनी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आता है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, वो मैक्रोफेज को भेज देता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा एक मास बन जाता है कि कुछ डिस्ट्रॉयड है और कुछ जिंदा है, तो पूरा एक मास बन जाता है, जिस वजह से अपना जो क्या होता है, अपना इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के बाद जो होता है, इसी कारण अपना पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। सो हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस बेसिकली जो होती है एक डिजीज़ होती है जिसका यूजुअली जो होता है जॉन्डिस कॉज करती है, ठीक है। जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 5 तरह के हो सकते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। इसके वायरस का नाम है HIV, HBV, HCV, HDV और HEV। इसके अंदर जो है ये वायरल डिजीज़ होती है, जैसे कि HIV होती है, और अपनी जो होती है ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो अपनी एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। इसके बाद फिर इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसमें लिवर जो होता है ना वो अपना अफेक्ट होता है, तो इंपॉर्टेंट कि लिवर इसके अंदर जो होता है इफेक्ट होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये फैलती है, इसके अंदर सबके अंदर अक्यूट और फल्मिनेंट तो दोनों सारी जो है पाँचों की पाँचों अक्यूट और फल्मिनेंट में तो मिलती ही हैं, पर BCD ही हैं जो कि एक्चुअली अपने को क्रॉनिक स्टेज के अंदर भी मिलती है। और क्रॉनिक स्टेज के अंदर ये क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं, ये कार्सिनोमा कॉज कर सकती हैं, ये क्या कर सकती है, कार्सिनोमा कॉज कर सकती हैं, ये कैरियर स्टेज के अंदर होती हैं, और ये सिरोसिस करती हैं बेसिकली, सिरोसिस, कैरियर स्टेज एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो सिरोसिस, कैरियर स्टेज एंड कार्सिनोमा, ये क्रॉनिक तो मतलब BCD जो है वही अपना जो है फेटल होता है, A और E अपना फेटल नहीं होता। उसके बाद फिर अगर अपन बात करें कि ये फैलती कैसे हैं, तो ये फीको ओरल रूट से फैलती है A और E, जबकि BCD जो होती है वो सेक्स से फैलती हैं। और उसके अलावा जो है ये क्या बोलते हैं, पेरेंटल रूट से फैलती हैं, और अपना जो है वर्टिकल रूट से फैलती है। पेरेंटल रूट मतलब कि इंजेक्शंस का यूज़, और वर्टिकल रूट मतलब कि माँ से बच्चे के अंदर आना। उसके बाद अगर अपन बात करें RNA जीनोम की, फिर अपन जीनोम्स की बात करें, तो सिर्फ अपना हेपेटाइटिस बी होता है जिसके अंदर जो होता है DNA जीनोम होता है, बाकी सबके अंदर RNA जीनोम होता है। उसके बाद अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 15 to 45 डेज जो होता है वो हेपेटाइटिस A चलता है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद अगर बात करें अपन B की, तो वो 1 महीने से लेके 6 महीने तक चलता है। उसके बाद अगर अपन बात करें हेपेटाइटिस C की, जो कि बहुत रेयर है, तो 20 से 90 दिन, उसका कुछ फिक्स ही नहीं है, वो 1 से 3 महीने नहीं है, वो 1 से थोड़ा कम से भी चालू हो जाता है। तो 30 फिर भी अपन 1 to 3 मान सकते हैं कि 1 से लेकर 3 महीना मान लेते हैं। उसके बाद जो होता है अपना हेपेटाइटिस D, वो 1 से लेकर 2 महीना मान सकते हैं।
जबकि होता 30 to 50 है। उसके बाद लास्ट अपना ई वायरस होता है वो 15 से लेकर 60 होता है। तो अपन ने क्या जाना कि पहला तो 15 to 45 डेज याद रहेगा। हेपेटाइटिस बी जो है 1 से 6 महीने, उसके बाद वाला 1 से 3 महीने, बट 1 से 3 महीने नहीं, एक्चुअली वो 20 से 90 हो रहा है। उसके बाद फिर अपना वाला नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी जो है वो अपना रहेगा 1 से 2 महीने। 1 से 2 महीने के अंदर भी वो 60 डेज नहीं, 30 to 50 डेज है, 15 to 60 डेज। इनके वायरसेस की बात करें तो ए के अंदर एंटेरो वायरस है, बी के अंदर हिपैडनो वायरस है, सी के अंदर हिपैसी वायरस है, डी के अंदर वायरॉइड्स है, ई के अंदर कैल्सी वायरस है। तो ई के अंदर कैल्सी वायरस, डी के अंदर वायरॉइड लाइक, सी के अंदर हेपेसी वायरस, बी के अंदर हेपैडनो वायरस और ए के अंदर अपना एंटेरो वायरस आता है। एंटेरोवायरस जो होता है वो अब अपन जो है ना हेपेटाइटिस ए को अपन 2 तरह से चेक कर सकते हैं। स्टूल सैंपल में भी देख सकते हैं और ब्लड सैंपल में भी देख सकते हैं। स्टूल सैंपल के अंदर क्या मिलेगा अपने को, HAV का एंटीजन मिल जाएगा। और अब ब्लड की बात करें तो IgG और IgM एंटीबॉडी मिलेगी, विच इज़ अ स्पेशल केस फॉर द हेपेटाइटिस ए। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एम जो होता है वो ऑनसेट को दिखाता है, जी जो होता है वो लॉन्ग टाइम को दिखाता है। अब इसकी जो है अब अपन हेपेटाइटिस, अब अपन जो है अलग से ब्लड टेस्ट एंड सीक्वेंस ऑफ द अपीयरेंस की बात करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, सबसे पहले जो होता है अपना एंटीजन आता है HBS का, जो कि सरफेस वाला है। सरफेस के बाद दूसरा अपना कौन सा आएगा, सरफेस के बाद अपना आएगा कोर, तो नहीं आएगा, कोर का तो आता ही नहीं एंटीजन। तो सरफेस आएगा, सरफेस के बाद एनवेलप आएगा, तो HBeAg, ठीक है। और इसके साथ DNA भी आएगा। उसके बाद फिर आप एंटीबॉडीज़ आने चालू हो जाते हैं। तो एंटीबॉडीज़ के अंदर अपन ने पढ़ा था महात्मा गांधी, तो IgM पहले आएगा, उसके बाद फिर HBE का फिर से एंटीजन आ जाएगा, ठीक है। एंटीबॉडी आएगी, सॉरी एंटीबॉडीज ही आएंगी सारी। उसके बाद फिर IgG की एंटीबॉडी आएगी और उसके बाद फिर अपना HBS एंटीबॉडी आएगा, क्योंकि HBS से चालू किया था तो HBS पे ही अपन ख़त्म करेंगे। फिर इनकी जो है सारी रीजंस बता देंगे। फिर अक्यूट इन्फेक्शन के अंदर हेपेटाइटिस बी के अंदर क्या होता है, 65% लोग जो होते हैं वो सब क्लिनिकल रहते हैं, ठीक है, क्लिनिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और 25% जो होते हैं वो अक्यूट हेपेटाइटिस से गुजरते हैं, जबकि 5 से 10 ही होते हैं जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस से गुजरते हैं। तो मतलब 5 से 10% लोग में से भी 2 से 3% लोग ही जो होते हैं उनकी मौत होती है। तो हेपेटाइटिस भी उतना ज़्यादा नहीं मारता जितना बताया जाता है। स्टार्ट करते हैं विद ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोमा। बेसिकली तो ल्यूकोसाइट्स ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो WBC कितने टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट के अंदर अपने NEB आ जाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे वाले में LM आ जाएंगे। तो न्यूट्रोफिल, ईसोनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। हीमोपोइटिक स्टेम, अब क्या होता है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो होते हैं ना वो 2 के अंदर टूटते हैं, एक तो माइलॉइड स्टेम सेल और एक अपना लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल जो होती है वो सभी को जन्म देती है, जैसे कि NEB को, प्लेटलेट को, और अपने क्या बोलते हैं NEB, प्लेटलेट और RBC को एरिथ्रॉइड जन्म देते हैं। मेगा कैरियोसाइट जो होता है वो प्लेटलेट को जन्म देता है। और ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट जो होते हैं वो NEB को जन्म देते हैं। लिम्फोइड के अंदर प्रो लिम्फोसाइट और फिर सीधा लिम्फोसाइट। तो अपन ने पहले तो अपन ने बेसिक सा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि WCC कितने तरह के होते हैं। फिर अपन ने बोन मैरो के अंदर क्या होता है वो थोड़ा सा बता दिया, बोन मैरो का डायग्राम बना दिया। बोन मैरो का डायग्राम के अंदर अपन बताएंगे कि इफ़ इमेच्योर फॉर्म जो होता है ना वो एंटर कर जाए ब्लड के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमेशा जो होता है अपना वही वाला फॉर्म एंटर करता है, अगर क्या बोलते हैं फाइनल फॉर्म, मतलब जैसे लिम्फोसाइट अपना एंटर करता है, प्रो लिम्फोसाइट और लिम्फॉइड नहीं एंटर करते, लिम्फोब्लास्ट और प्रो लिम्फोसाइट और नहीं एंटर करते हैं, लिम्फोसाइट एंटर करते हैं। और वैसे ही न्यूट्रोफिल एंटर करता है, तो ये प्रो माइलोब्लास्ट, प्रो माइलोब्लास्ट और मेटा माइलोब्लास्ट और फिर बैंड फॉर्म, ये लोग एंटर नहीं करते हैं। फिर इफ माइलोब्लास्ट जो होता है, अब इसको यही देखेंगे कि अगर मान लो माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट ये अंदर एंटर कर गया ब्लड वेसल के अंदर, तो इससे क्या हो सकता है, ये जो है ना ये ब्लड में प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब अब जो होता है ना वो अपना अगर माइलॉइड एंटर किया है तो अपना जो है अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, तो इसमें 2 हो सकता है, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। लिम्फॉइड एंटर किया तो अक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया और क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। अब ये क्या करता है, कई बार जो होता है माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट जो होते हैं डायरेक्टली सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर भी चले जाते हैं, विच कॉजेज लिम्फोमा, ठीक है। इसके बाद अपन जानते हैं अक्यूट माइलॉइड, और कई बार जो होता है इसी का फर्दर वर्किंग होती है कि अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया यही आगे फर्दर एंटर कर जाते हैं सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर, ताकि लिम्फोमा कॉज हो सके। तो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, अक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया और क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। कौन से स्टार्ट करें, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया।
ठीक है, अब अपन जानेंगे। तो क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के से अपने को पता चलता है कि ये जो होता है ना, ये यूजुअली होता है 50 साल के बाद वाले लोगों को। ठीक है, ये तो मतलब कि ये कॉमन है कि 50 साल से बाद वाले लोगों को कैंसर होना थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ है, ल्यूकेमिया होना। तो ये अपना होता है आफ्टर 50 ईयर्स क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, इसके अंदर अपना 922 म्यूटेशन होता है, जिस वजह से अनकंट्रोल माइटोसिस होती है माइलोब्लास्ट वाले पार्ट में। माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट और बैंड फॉर्म। इनके अंदर बहुत ज़्यादा वो डिवीजन होता है, और ये सारे जो है ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो जब ये ब्लड वेसल के अंदर एंटर करते हैं, तो उसके अंदर जो होता है अपना, जब ये सारे जो है ब्लड वेसल के अंदर एंटर करते हैं, तो इस वजह से जो होता है अपना बहुत ज़्यादा इमेच्योर फॉर्म अवेलेबल होता है WBC का। जब बहुत ज़्यादा WBC अब आकर उसमें अवेलेबल होगा, तो ये क्या क्या प्रॉब्लम करते हैं। ये एक तो अपना सबसे पहले तो बहुत कॉमनली जो है एनीमिया कॉज करते हैं, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन और इन्फेक्शन और स्प्लीनोमेगैली। तो ये बहुत कॉमन वाली चीज़ें लिखनी है अपने को, एनीमिया, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ए बी तो लिखना ही है, एनीमिया और ब्लीडिंग एंड मैनिफेस्टेशन। उसके अलावा अपने को इन्फेक्शन भी याद रखना है, इन्फेक्शन तो खैर सब में ही लिखना है। तो अपन ने यहाँ पे क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकोसाइट ल्यूकेमिया पढ़ा। क्रॉनिक माइलोइड के बाद अपना आता है अक्यूट माइलोइड। अक्यूट माइलोइड के अंदर क्या अंतर होता है, उसमें सारे आ रहे थे। अक्यूट माइलोइड के अंदर क्या होता है, हिट्रोजीनियस डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है, अपना जो माइलोब्लास्ट होता है ना, सिर्फ वो अकेला एंटर करता है। तो जब माइलोब्लास्ट अकेला एंटर करता है, तो फिर वो क्या करता है, और कई बार जो है वो सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर, इसका थोड़ा कॉमन है कि सॉलिड ऑर्गन्स के अंदर ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर जाता है। ये किससे होता है, अभी अपन ने 922 पढ़ा था, अब अपन 821, 922 था तो इसके अंदर एक बढ़ा दो, एक घटा दो, 821 या 1517, ये वाले जो है म्यूटेशन होता है, जिस वजह से अपने ये इसका फैब क्लासिफिकेशन की बेसिस पे 7 क्लासिफिकेशन 8 क्लासिफिकेशन होते हैं M0 को इंक्लूड करके, M0, M1, M2, M3, M4, M5। अब इसके क्लिनिकल फीचर के अंदर AB लिख दिया, इन्फेक्शन लिख दिया, स्प्लीनोमेगैली लिख दिया। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या लिखोगे, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन्स में भी एंटर कर जाता है, तो इसके अंदर हेपेटोमेगैली, किडनी और बोन्स भी लिखोगे। ठीक है, इसके बाद फिर अपना आता है अक्यूट माइलोइड लिम्फोमा। अपन ने भी कौन सा पढ़ा, क्रॉनिक माइलोइड लिम्फोमा, फिर अक्यूट माइलोइड लिम्फोमा, अब अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। ठीक है, अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। तो इसका भी जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, लिम्फोब्लास्ट आ जाता है। जैसे अपन ने इसमें पढ़ा कि इसके अंदर माइलोब्लास्ट आ रहा था, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसमें लिम्फोब्लास्ट आ रहा है। लिम्फोब्लास्ट क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, क्योंकि ये किस एज ग्रुप को हो रहा है, ये हो रहा है 3 से 5 साल के बच्चों को। तो मतलब ये बच्चों को मार रहा है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग चीज़ है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, 2 सेल्स होती हैं, प्री बी सेल्स, ALL। ठीक है, तो प्री बी सेल की वजह से हो सकता है, T सेल की वजह से हो सकता है। फैब क्लासिफिकेशन है। ठीक है, फैब क्लासिफिकेशन में L1, L2, L3, क्योंकि बच्चों को मारा है ना, और L वाला है, इसमें सारे M वाले, क्योंकि माइलोब्लास्ट आया था। ठीक है, और इसके अंदर सारे ल्यूकोब्लास्ट आ रहा है, तो इस लिम्फोब्लास्ट आ रहा है, तो इस चक्कर के अंदर L1, L2, L3, इसके 3 क्लासिफिकेशन, उसके 8 क्लासिफिकेशन थे। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो है ना, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो होता है ना, ये बच्चों की मारता है, बच्चों का जो है ना बेसिकली CNS मैनिफेस्ट, ये सारा मतलब हायर लेवल पे काम करता है, दिमाग खराब कर देता है। CNS मैनिफेस्टेशन, टेस्टिस, बोन्स, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली नियरली आप सब में कॉमन लिख सकते हो। लास्ट अपना आता है क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। ये आफ्टर 60 ईयर्स होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मतलब ये क्रॉनिक है, पर इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट ही आ रहा है, जो कि आना चाहिए था कायदे से, पर लिम्फोसाइट इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि 99% बॉडी के अंदर जो होता है लिम्फोसाइट ही अवेलेबल होता है। और इस वजह से, और ये क्या होता है कि डिलीशन हो जाता है 11, 13 और 17 का, 11, 13 और 17 के डिलीशन की वजह से आता है। तो अपन ने जो नंबरिंग पढ़ी, वो अपन ने पढ़ी एक तो 19 और 22। ठीक है, 1922 अपन ने अक्यूट उसके अंदर पढ़ी, सॉरी 9 और 22 वो अपन ने उसमें पढ़ी। उसके बाद फिर अपन ने 8 और 21, फिर अपन ने 8 पढ़ा और 21 पढ़ा। ठीक है, वो अपन ने अक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में पढ़ा 8 और 21। उसके बाद इसमें अपन ने B सेल और T सेल पढ़ा, क्या बोलते हैं, अक्यूट लिम्फोइड वाले के अंदर। और फिर क्रॉनिक लिम्फोइड के अंदर अपन क्या पढ़े, वो अपन ने 11, 13, 17। ठीक है, 3 अपने को मतलब काइंड ऑफ ऐसे नंबर्स बोलने हैं जो कि थोड़े अब नॉर्मल होते हैं। इसकी क्लिनिकल सिचुएशंस के अंदर जो होती हैं वो सारी सेम रहती हैं, कि स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली, बोन्स, टेस्टिस, CNS मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इसके अंदर जो है ना अपना जो क्या बोलते हैं, जो अक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया है, इसके अंदर जो है टेस्टिस के अंदर इफेक्ट नहीं होता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट ल्यूकेमिया। स्टार्ट करते हैं एड्स के साथ। अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किस वजह से होता है, ये HIV वायरस की वजह से होता है। HIV वायरस क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसिव वायरस होता है। ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। ये इतना ज़्यादा डाउन कर देता है कि कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आके जो है अपने को इन्फेक्ट कर सके।
ठीक है। तो अपनी बॉडी अनेबल टू फाइट इन्फेक्शन रहती है, अपनी बॉडी उस लायक ही नहीं बचती है। अभी एड्स होता है क्या, एड्स एच आई वी वायरस जब घुसता है तो एच इन्फेक्शन का हायर वर्जन है, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द मतलब काफ़ी आगे वाला वर्जन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से जो है इसकी अपनी मौत होती है। और ये फैलता कैसे, ये एसटीडी वायरस है, ये प्योरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा ऑब्वियसली अपने जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि भाई अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया या नीडल एक्सचेंज हो गया या फिर वर्टिकल रूट हो गया कि मम्मी से बच्चे के अंदर आ गया, या फिर हॉरिजॉन्टल रूट जो कि अपन ने बात कर ही लिया कि एसटीडी वायरस है, ये वेजाइनल इंटरकोर्स में भी होता है और ये ओरल सेक्स से भी हो जाता है, ठीक है। ओरल सेक्स इसके अलावा जो होता है स्टेजेस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, इसके 3 स्टेजेस होती हैं। एक अक्यूट होती है, क्लिनिकल लेटेंसी होती है और एक एड्स होती है। अक्यूट एचआईवी जो होता है 2 से 4 वीक आफ्टर द एचआईवी वायरस एंटर्स द बॉडी। क्लिनिकल लेटेंसी कौन सी होती है, कैन लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है, कोई सिम्टम नहीं होगा। एड्स सिवियरली वीकेंड इम्यून सिस्टम। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, 2 टाइप के हो सकते हैं एचआईवी, 2 HIV-1 HIV-2। और रीजंस तो अपन को ऑब्वियसली पता ही है कि जो है सेक्स हो सकता है, शेयरिंग नीडल्स हो सकता है, मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, मदर टू चाइल्ड हो सकता है। अब अपना आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, पैथोफिजियोलॉजी। ये उससे पहले अपन सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स के अंदर वही अपने जो ट्यूबरकुलोसिस वाले थे कि फीवर लिख दिया, कफ लिख दिया, वेट लॉस लिख दिया, नाइट स्वेट लिख दिया, सिवियर हेडेक। ये इंपॉर्टेंट है कि सिवियर हेडेक जो होता है वो भी होता है इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो है किसी भी तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मतलब टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, माल अब्जॉर्प्शन हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका कोई पर्टिकुलर क्योर है नहीं, कीमोथेरेपी अपन यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए, मैनेजमेंट पॉसिबल है पर क्योर इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, बेसिकली अपनी एक सेल होती है, ठीक है। इस सेल के अंदर जो आता है ना, सेल से ये इन्फेक्शन आता है, इन्फेक्शन आके जो है ना किससे, CD1 से अटैच होता है, CD4 से, ठीक है। यहाँ पे एक CD4 रिसेप्टर होता है, ये आता है, ये अपना एंटीजन आता है CD4 से, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जो होता है सेल के अंदर एंटर कर जाता है। सेल में एंटर करने के बाद इसका RNA एंटर करता है। अब वो RNA क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है, ठीक है। तो यही अपन देख रहे हैं कि सबसे पहले तो जो बहुत सारे वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से HIV जो होता है बाइंड टू रिसेप्टर्स, ठीक है। HIV का जो वायरस है ना वो बाइंड करता है CD4 से, और CD4 से सेल सरफेस के ऊपर, फिर RNA जो होता है ना उसका अंदर एंटर कर जाता है। जब RNA एंटर करता है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, जो मैंने अभी तक बताया था। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होता है, तो अपना जो वायरल RNA जो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब वो अपने आप को पूरा बदल रहा है, तो रिवर्स RNA जो है वो अपना DNA में बदल जाता है। वायरल RNA कन्वर्ट्स टू वायरल DNA। जब वो DNA में बदल चुका है तो वायरल DNA जो होता है ना वो कंबाइन करता है T हेल्पर सेल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि T हेल्पर सेल, ठीक है, T हेल्पर सेल के साथ करता है। और फिर क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ HIV T हेल्पर सेल, ये क्या होता है, प्रोड्यूस न्यू वायरल कंपोनेंट, ठीक है। वायरल मतलब इससे क्या होता है कि न्यू वायरल कंपोनेंट बनता है, और वो जो वायरल कंपोनेंट जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो अपने इन्फेक्टेड हेल्पर TH सेल को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद फिर जो होता है इनिशियल स्टेज इन्फेक्शन आता है, उसके बाद फिर फाइनल स्टेज इन्फेक्शन होता है। फाइनल स्टेज इन्फेक्शन को ही अपन जो है एड्स कहते हैं, ठीक है। एड्स इसी को कहते हैं। तो अपन ने क्या बोला, पैथोफिजियोलॉजी में क्या बोला कि बेसिकली जो है अपना एंटीजन HIV इन्फेक्शन जो होता है वो अपने सेल सरफेस पे आके CD4 रिसेप्टर से बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद वो अपना RNA को जो है रिलीज़ कर देता है सेल के अंदर। उसका RNA जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो उसका जो RNA जो होता है वो जो होता है अपना DNA के अंदर बदल जाता है। वो DNA जो होता है वो T4 सेल्स पे जाके अटैच होता है। T4 सेल्स के अंदर जाके वो अटैच होने के बाद वो रेप्लिकेशन करता है। उसके बाद वो T4 सेल्स को डैमेज कर देता है। जब वो डिस्ट्रॉय कर देता है तो अपना अक्यूट इन्फेक्शन, अपने पहले तो अपना इनिशियल इन्फेक्शन होता है, इनिशियल इन्फेक्शन के बाद अपना फाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। सिम्टम्स का कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट सब अपन देख चुके हैं।